तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग और उसके साथी जो होते हैं मिलकर वहां पर एक ड्रामा रचाते हैं, अपने ही साथी को पीट रहे होते हैं ताकि बाहर शोर की आवाज जाए, और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर वाइल की डब्बी भी चेंज कर देते हैं जिसके अंदर वहां पर वो पॉइजन का एंटीडोट रखा गया था। तो थोड़ी देर के बाद वारलॉर्ड को पीटने के बाद मिस रैन कहते हैं कि फादर काम हो गया, मैंने जहां पर इसको इंटरनल इंजरीज दी हैं जिसकी वजह से बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोग अपनी साथी को अंदर पीट रहे थे। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और साथ ही वो कहते हैं कि अब जबकि हमारे पास वाइल भी आ चुकी है तो अब बस हमें यहाँ पर इस डिवाइन फिजिशियन के सामने बात करनी होगी, थोड़ी ऊंची आवाज में बात करेंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त पंक्चुअन बाहर से, क्योंकि एक मास्टर आर्म का मास्टर है तो वो बाहर से हमारी आवाज को भी सुन सकता है। और इसी के साथ ही वो कहता है तो डिवाइन फिजिशियन फाइनली तुमने हमें यहाँ पर इसका नाम बता दिया, इस पॉइजन को फेरी रेड पॉइजन कहा जाता है। अब तुम्हें यहाँ पर हमें इसके लिए एंटीडोट बनाकर देना होगा वरना हम लोग तुम्हें और भी बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने वाले हैं। और वाकई में ऐसे ही होता है, पंक्चुअन जो होता है बाहर से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था क्योंकि वो एक मास्टर आर्म का मास्टर है, इसी वजह से वो बाहर से उनकी आवाजें सुन सकता है। तो वो कहता है कि फाइनली यहाँ पर इन लोगों को एंटीडोट मिल ही गया है। तो जब वहां पर उसे पता चलता है कि एंटीडोट मिल गया है तो उसी के साथ ही हमारे किंग टाइसन होते हैं बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद पंक्चुअन उसे कहते हैं तो फाइनली क्या तुम्हें पॉइजन का एंटीडोट मिल गया? तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर पॉइजन का एंटीडोट मिल गया है। जबकि बाकी के दोनों जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या यहाँ पर वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट किंग के या फिर इनके ग्रीन फॉरेस्ट के पास कोई ऐसे टॉर्चरिंग तरीके है जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन को भी उनका इलाज करने या फिर एंटीडोट देने पर मजबूर कर दिया। लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन को बहुत ही बुरी तरह से पीटा होगा। तो किंग टाइसन उन लोगों से कहता है ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को तुम लोग सोचते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग कोई कमजोर से बैंडिट्स हैं? हम लोग बहुत ही पावरफुल फोर्स है और हम लोग यहाँ पर जिसे चाहे उससे मुंह खुलवा सकते हैं, जबकि अंदर से वो सोच रहे होते हैं कि हाँ हम लोग सिर्फ कमजोर से बैंडिट्स हैं। और इसी के साथ ही पंक्चुअन जो होता है अपने यंग मास्टर को उतारता है और कहता है कि जल्दी से एंटीडोट मेरे हवाले करो। तो किंग जो होते हैं वो एंटीडोट वाली वाइल उसे दे देते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि यंग मास्टर मैं चाहता हूं कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहें, आप लाखों साल जिएंगे। और साथ ही वो कहता है कि मेरे लॉर्ड प्लीज जल्दी से अपना मुंह खोले और इस एंटीडोट को खा ले, आपको इंटरनल पावर मिलेगी। और इसी के साथ ही वो उस पॉइजन वाले एंटीडोट की बोतल को उसके सामने करता है, जबकि मैं यूगैंग सोच रहा था कि ये सबको इतना ज्यादा ड्रामेटिक क्यों बना रहा है, बस एक छोटा सा एंटीडोट तो है वो मुझे दे दो। इसी के साथ ही मैं यूगैंग जो होता है उसके हाथ से वो एंटीडोट लेता है, उसे पी लेता है। जब वो उसे पीता है तो वाकई में असली एंटीडोट होता है और उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन जो होता है वो नॉलिफाई होना शुरू हो जाता है। जब उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन जो होता है फेड हो रहा था तो मैं यूगैंग महसूस कर रहा था कि ये वाकई में काम कर रहा है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मेरी बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। जबकि पंक्चुअन जो होता है वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग से कहता है कि तुम और तुम्हारे लोग यहाँ पर रुककर हमारा पहरा देंगे क्योंकि मैं यहाँ पर अपने लॉर्ड की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डायल करने वाला हूँ ताकि उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को एक्सपेल किया जा सके। तो वो लोग वहां पर पहरा देने के लिए खड़े हो जाते हैं, जबकि इसी के साथ ही वहां पंक्चुअन जो होता है अपनी एनर्जी यूगैंग की बॉडी के अंदर डालता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है तो ये वो पॉइजन होता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर गया था। तो इसी के साथ ही पंक्चुअन कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि अब आपकी बॉडी के अंदर से पॉइजन कंप्लीटली रिमूव हो चुका है क्योंकि आपके मुंह के अंदर से क्लॉटेड ब्लड निकला है, इसका मतलब यह है कि पॉइजन निकल गया है। तो मैं यूगैंग उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, अब कोई भी इश्यूज नहीं है। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर देखा जाए मैंने यहाँ पर पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर है, हम लोग डिवाइन फिजिशियन को ढूंढ रहे हैं। जब से मुझे पॉइजन दिया गया था उसकी वजह से मैं यहाँ पर इसी हालत में था। और इसी के साथ ही पंक्चुअन उसे कहता है कि यंग मास्टर चले अब यहाँ पर से वापस चलते हैं, अब जल्दी से मेरी कमर के ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। और वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मेरी कमर के ऊपर आकर चढ़ जाओ। तो यूगैंग उसे कहता है कि नहीं अब जबकि पॉइजन निकल चुका है तो मैं खुद चलकर जा सकता हूँ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। और जैसे ही यंग मास्टर उठकर खड़ा होता है इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर होती है। तो पंक्चुअन उसे कहता है कि देखा मैंने आपसे कहा ना कि फिलहाल के लिए आप स्टेबल नहीं है। और इसी के साथ उसे कहता है कि अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको लेकर जा रहा हूँ। और साथ ही वो माया यूगैंग को उठाकर वहां पर से निकल जाता है। तो यूगैंग को लेकर वो वहां पर से चला जाता है। जैसे वहां पर झरने के अंदर से बाहर निकलता है तो माया यूगैंग जो होता है पूरी होश में होता है। इसी के साथ जब यूगैंग वहां पर रात के वक्त का वो सीन देखता है तो वो कहता है ये वैली तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जब मैं यहाँ पर आया था उस वक्त तो मैं बेहोश था, इसी वजह से मैं इस वैली को ठीक तरह से देख नहीं पाया था, लेकिन अब यहाँ पर पता चल रहा है कि ये वैली बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ में यहाँ पर आने वाले कुछ चैप्टर्स का एक झलक दिखाया जाता है जिसमें यहाँ पर माया यूगैंग जो होता है वो जख्मी हालत में ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर पंक्चुअन को लगता है कि उसने मेरी जान बचा ली, उसने इस पॉइजन से तो मेरी जान बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर मुझे बचा पाएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी फिर से मेरी जान पर बनने वाली है, बहुत ही जल्दी फिर से कोई मुझे मारने के लिए आने वाला है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन ग्रीन फॉरेस्ट किंग का दिखाया जाता है जहां पर हमारा यूगैंग जो होता है वापस अपने रूम के अंदर आ जाता है और उसके सामने ढेरों सारे खाने रखे गए होते हैं। तो हमारा यूगैंग कहता है कि खाने का हमेशा से मजा तभी आता है जब हम लोग यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ बैठकर खाएं या ज्यादा लोगों के साथ बैठकर खाएं। तो इस बार मिस रैन उनका वारलॉर्ड और साथ में उनका चीफ वो तीनों यहाँ पर सामने बैठे होते हैं। तो हमारा यूगैंग कहता है कि यहाँ पर लेकिन सीन बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर मेरे सामने इन तीनों को इस तरह से बिठाया गया है कि ये लोग यहाँ पर फैमिली या फिर खाने को
एंजॉय करने के लिए नहीं बैठे हुए, बल्कि लोगों को यहाँ पर पॉइजन चेक करने के लिए बिठाया गया है। तो इसी के साथ ही हमारा पंक्चुअन चलाकर कहता है कि चलो जल्दी से खाना स्टार्ट करो, और वो तीनों ही जो होते हैं वहां पर खाने की बाइट लेते हैं और उसे खाने के साथ ही कहते हैं कि ये पॉइजनस नहीं है यंग लॉर्ड, आप इसे खा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा युगैंग कहता है कि सीरियसली अब मुझे ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर हम लोग एक फैमिली की तरह बैठकर खाने वाले, लेकिन अब मुझे यहाँ पर पहले खाना चेक करवाना होगा और उसके बाद खाना खाने को मिलेगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है अब जबकि मैंने पॉइजन को पूरी तरह से बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर दिया हुआ है, फिर हम लोग यहाँ पर कितने दिनों तक इस ग्रीन फॉरेस्ट में रुकने वाले हैं, पता नहीं इसका अगला प्लान क्या है, हम लोग यहाँ पर से कहाँ जाने वाले हैं। और ऊपर से इसने यहाँ पर इन बेकार लोगों को मेरे सामने लाकर बिठा दिया है जो कि अपनी बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पाता। और इसी के साथ ही वार्डलॉर्ड जो होता है वहां पर कहता है कि मास्टर पंक्चुअन मुझे यहाँ पर आपको एक मसला रिपोर्ट करना है। तो वो कहता है हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हमें हमारे साथियों को, हमारी स्काउट टीम को एक वुल्फ मिला था। एक वुल्फ जो था वो हमारे एरिया में घूम रहा था। तो इसी के साथ ही पंक्चुअन कहता है तो वुल्फ के बारे में क्या मैं क्या करूँ, क्या तुम चाहते हो कि हम उसे पकड़ कर लाएं। तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर, उस वुल्फ के मुंह में वहां पर कटा हुआ इंसान का हाथ था, लगता है कि उसने ब्लैक ड्रैगन सेक्टर के लोगों की जिनकी डेड बॉडीज को हमने दफनाया था वहां पर से खुदाई करके उसके अंदर से उसे निकाला होगा। तो पंक्चुअन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि बारिश की वजह से ऊपर से मिट्टी जो है वो हट गई होगी, जिसकी वजह से वहां पर नीचे से किसी का हाथ बाहर निकल आया होगा और वुल्फ जो है वहां पर मौका देकर खुदाई करके वहां पर से उसने हाथ निकाल लिया होगा। जबकि हमारा युगैंग बेचारा खाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर वो बीच में किसी गंदे हाथ की बात शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो वार लॉर्ड होता है उसे कहता है कि लॉर्ड पंक्चुअन मैंने जाकर उन लोगों को वहां पर दोबारा से मिट्टी के अंदर दबा दिया ताकि अब यहाँ पर कोई भी उसे निकाल ना सके। फिर साथ ही हमारी जो मिस रैन होती है वो कहती है कि क्यों ना हम लोग जाकर सारे के सारे वुल्फ्स को मार डालें, किसी एक वुल्फ को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जबकि वहां पंक्चुअन कहता है कि आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, सभी वुल्फ्स को ही मार डालते हैं, फिर वो खुदाई करके वहां पर से किसी को भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे, सभी वुल्फ्स को मारकर उनका मीट पकाएंगे। तुम्हारा युगैंग जो था अपना खाना वहीं पर रख देता है और कहता है कमीने कहीं के ये मुझे चैन से खाने भी नहीं देंगे। पंक्चुअन उसे कहता है कि माय लॉर्ड क्या हुआ, क्या ये आपको खाना पसंद नहीं आ रहा। तुम्हारा युगैंग उसे कहता है नहीं मुझे आज यहाँ पर खाना नहीं है, बल्कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पीने वाला हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पर मास्टर वुसान का बहुत बहुत शुक्रिया, उस डिवाइन डॉक्टर का शुक्रिया कि उसकी वजह से मैं यहाँ पर रिकवर कर पाया। फिर साथ ही वो पंक्चुअन से कहता है कि पंक्चुअन मुझे किसी वक्त यहाँ पर सोरियम वैली में लेकर जाना, मैं जाकर मास्टर डिवाइन फिजिशियन से खुद जाकर बात करूंगा और उन्हें थैंक यू बोलूंगा क्योंकि उनकी वजह से मुझे यहाँ पर एंटीडोट मिला है। ये बात सुनते ही ग्रीन फॉरेस्ट किंग और उसके साथी जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो पंक्चुअन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड, अगर आप चाहे तो मैं अभी यहाँ पर आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये तो उसके लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि उसने आपका यहाँ पर इलाज किया है। और इसी के साथ ही चीफ उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको वहां पर उसके साथ जाकर बात करनी चाहिए, ये उसके लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि उसने आपका इलाज कर दिया और आपको एक बार देख लिया, बार बार आप उसके पास जाएंगे तो फिर आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। और साथ ही वहां पर आपस में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर वाकई में ये लोग वहां पर चले गए और जाकर डिवाइन डॉक्टर से बात की तो दिन सभी को तो पता चल जाएगा कि डिवाइन डॉक्टर को हमने टॉर्चर ही नहीं किया था, बल्कि ये जो एंटीडोट है ये उसने हमें नहीं दिया था, हमने अपने पास ही एंटीडोट निकाला था। जबकि इसी के साथ ही युगैंग जो था ऊपर आसमान की तरफ देखता और कहता है कि उम्मीद करता हूं कि डिवाइन डॉक्टर तुम हैरियत से होगे, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें टॉर्चर करके तुम्हारे पास एंटीडोट लिया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो सकती है। अब हमारी एपिसोड 25 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि बेचारे डॉक्टर वुसान की क्या हालत है, यानी डिवाइन डॉक्टर अब इस वक्त किस कंडीशन में है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डिवाइन फिजिशियन का सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि अभी भी यहाँ पर किसी ने उसे चेयर के साथ बांध रखा होता है और उसे पीट रहा होता है। तो असल में ये दोनों पैट्रियार्च होते हैं जो कि उसके सामने वहां पर भीख मांग रहे थे कि हमारे बच्चों का इलाज कर दो। तो वो उसे कहता है कि हमें इतने दिन हो गया, तुम्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर हमारे बच्चों का इलाज नहीं कर रहे, जबकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने तुम्हें टॉर्चर किया और उसके बाद तुमने उसे एंटीडोट दे दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसके लिए अपनी कसम तोड़ सकते हो लेकिन हमारे लिए अपनी कसम क्यों नहीं तोड़ सकते। तो डॉक्टर उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पर चाहे मुझे जान से मार डालो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ना तो उनके बच्चे का इलाज किया ना ही मैंने यहाँ पर उन्हें कोई एंटीडोट दिया था। और वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो था वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामे कर रहा था। तो इसी के साथ ही वो सोच रहा था कमीने कहीं कि मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि उन लोगों ने किया क्या। उन लोगों ने मुझे थोड़ी देर के लिए वहां पर बेहोश कर दिया और उसके बाद पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि अपने पास ही एंटीडोट निकाल कर जाकर उस बंदे को दे दिया और वो लोग वहां पर उस लड़के को ठीक करके चले भी गए। और ऊपर से सभी लोगों को ये लगता है कि वो लोग अंदर मुझे टॉर्चर कर रहे थे, हालांकि मुझे तो यहाँ पर टॉर्चर किया ही नहीं किया और वो कमीने यहाँ पर मुझे फंसाकर चले गए। और अब ये इन लोगों को लगता है कि मुझे टॉर्चर करके मेरे पास अपने बच्चों का इलाज करवा सकते हैं।
तो इसी के साथ ही वो दोनों पैट्रियार्च कहते हैं कि लगता है कि हमें यहाँ पर तुम्हें और एक्सट्रीमली टॉर्चर करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पर हमारे बच्चों का इलाज करोगे। और इसी के साथ दरवाजा खुलता है, अंकल वेंगचुन वहां पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद कहते हैं कि तुम में से वुसान कौन है। तो वो लोग कहते हैं कि अब ये क्या, ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, और जब बच्चा यहाँ पर यार हमें यहाँ पर इसकी एनर्जी महसूस नहीं, लगता है कि इसके पास कल्टीवेशन बेस है ही नहीं है, या फिर हो सकता है ये कोई ग्रेट मास्टर है। तो इसी के साथ ही मास्टर वुसन उसे कहते हैं कि हाँ मैं ही मास्टर वुसन हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही अंकल वेंगचुन आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तो अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम ही वो डॉक्टर हो जिसने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर का इलाज किया है। मैं यहाँ पर तुमसे दो चीजें पूछने वाला हूँ। पहली बात, मुझे ये बताओ कि उस लड़के की कंडीशन क्या थी, जिस लड़के के को तुमने यहाँ पर ठीक किया, जिसका तुमने इलाज किया था। तो डॉक्टर उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाता है। डॉक्टर बेचारे को तो पता ही नहीं होता क्योंकि डॉक्टर तो उस वक्त बेहोश था। और इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है कि वो लड़का, उसका इलाज हो गया, डॉक्टर ने उसे यहाँ पर एंटीडोट दिया और वो इसका इलाज करवाने के बाद से लेकर चले गए हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वेंगचुन कहता है कि उसकी बीमारी के बारे में क्या क्या उसकी बीमारी का पता है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि वो लोग कह रहे थे उसे वेरी रेड पॉइजन दिया गया है, बहुत ही खास किस्म का पॉइजन था। तो ये बात सुनने के बाद अंकल वेंगचुन वहां पर सोच रहा होता है कि सिचुआन टैंग फैमिली के लोग खास पॉइजन को यूज करते हैं, फिर यहाँ पर पॉइजन क्लैन के लोग पॉइजन को यूज करते हैं, और फैंग फैंग फैमिली के लोग यहाँ पर पॉइजन को यूज करते हैं। जब इन तीनों पॉइजन को मिक्स किया जाता है तब जाकर फेरी रेड पॉइजन बनाया जाता है। आज यहाँ पर फेरी रेड पॉइजन कौन लेकर आया होगा, क्योंकि फेरी रेड पॉइजन एक बहुत ही खास किस्म का पॉइजन है जो कि ऐसे वैसे किसी को नहीं दिया जाता। लगता है कि हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर से कोई बहुत ही हाई रैंक का ऑफिशियल इस सब में शामिल हो, किसी हाई रैंक के ऑफिशियल ने यहाँ पर ये पॉइजन मंगवाया हो और उसके बाद यंग मास्टर को असैसिन्स के जरिए से ये पॉइजन दिया हो। साथ अंकल वेंगचुन कहता है जो भी हो, मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पर रिपोर्ट इकट्ठी हो चुकी है और मैं वापस जाकर मास्टर वासुन को इस बारे में रिपोर्ट दे सकता हूँ। साथ अंकल वेंगचुन कहता है कि लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब मुझे क्या जाकर उन सभी प्लेसेस को तबाह कर देना चाहिए, सभी लोगों को मार देना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद दोनों पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि जहां पर से भी ये पॉइजन आया है, जहां पर इसे शक है, जाकर उन सभी सेक्टर्स को तबाह कर दिया जाए। तो इसी के साथ अंकल वेंगचुन उन लोगों से कहता है कि मैंने बस यहाँ पर यही सवाल पूछने थे, और बुड्ढे आदमी तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वो लड़का जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए था। और इसी के साथ ही डॉक्टर भी चिल्लाकर उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि मैंने उस लड़के का इलाज नहीं किया। जबकि वेंगचुन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर शर्मिंदगी हो रही है, या फिर तुम यहाँ पर ये बात बताना नहीं चाहते कि टॉर्चर करने के बाद तुमने यहाँ पर अपने पास एंटीडोट निकाल कर दे दिया। और वेंगचुन इसी के साथ ही वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो दोनों पैट्रियार्च कहते हैं अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, छोटा सा लड़का जो शायद कोई वियर्ड मास्टर था वो अपने सवालों के जवाब लेकर चला गया, लेकिन ये डिवाइन डॉक्टर हमारे सामने अपना मुंह नहीं खोल रहा। चलो फिर अब यहाँ पर इसको दोबारा से पीटना स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि डॉक्टर आज तुम यहाँ पर अपनी कसम तोड़ोगे, हमारे बच्चों का इलाज करोगे। जब किसी के साथ ही फिर से उनके दरवाजे के ऊपर कोई आता है और चिल्लाकर कहता है क्या तुम यहाँ पर हो। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाते हैं। तो वहां पर बाहर तो काफी सारे लोग आकर जमा हो चुके होते हैं, जिनमें से एक लोन बैम्बू मर्चेंट होता है, दूसरी हीवनली फ्रेग्रेंस फेरी होती है। दोनों वहां पर अपने साथियों को लेकर आए होते हैं और दोनों को यहाँ पर अपने अपने मरीजों का इलाज करवाना होता है। तो वो लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि एक कहता है मैं पहले आया, दूसरा कहता है मैं पहले आया हूँ। तो डिवाइन डॉक्टर कहता है कि उस कमीने की वजह से अब यहाँ पर और बहुत सारे लोग आ गए, इन्हें लगता है कि मुझे टॉर्चर करने की वजह से मैं यहाँ पर इनके सामने अपना मुंह खोल दूंगा, अपनी कसम तोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे कमीने आकर जमा हो गए हैं, ये सारे के सारे अगर मुझे यहाँ पर आकर टॉर्चर करेंगे उसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर बुरी तरह से मरने वाला हूँ। लेकिन अगर इन लोगों को लगता है कि वो लड़का बच जाएगा तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो लड़का भी यहाँ पर बच नहीं पाएगा। मैंने उस लड़के को ट्रीट तो नहीं किया, लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि वो लड़का जो है वो बचने वाला नहीं है, वो लड़का जरूर मरेगा, उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ पर उस लड़के के लिए उन्होंने कुछ भी किया और उसे कैसे भी ठीक क्यों ना कर लिया हो, लेकिन उस लड़के की किस्मत बिल्कुल उसी की तरह होने वाली है, उस मार्शल आर्टिस्ट की तरह जिसको मैंने एक बार ट्रीट किया था। और इसी के साथ ही डिवाइन डॉक्टर जो होता है उनसे कहता है कि मुझे एक सवाल पूछने दो, क्या तुम्हारे बच्चे जो है क्या उनकी जो बीमारी है वो मार्शल आर्ट्स की वजह से हुई है। तो दोनों पैट्रियार्च उसे कहते हैं कि हम लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि उनकी जो बीमारी है वो मार्शल आर्ट्स की वजह से नहीं है। दूसरा भी उसे कहता है कि हाँ मैं भी बिल्कुल सेम हूँ, मेरे बच्चे की जो बीमारी है वो भी मार्शल आर्ट्स की वजह से नहीं है। इसके साथ ही डिवाइन डॉक्टर उनसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर उनका इलाज करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक हाई फीस देनी होगी। तो वो लोग कहते हैं कि पूछो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पर कुछ भी देने को तैयार हैं। तो इसी के साथ ही हमारे जो डिवाइन डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर अपने बच्चों का इलाज करवाना चाहते हो मैं उनका इलाज करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक काम करना होगा। वो यंग मास्टर जो 7 दिन पहले यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आया था, जिसकी बॉडी के अंदर पॉइजन था, तुम्हें उस यंग मास्टर की जान लेनी होगी। तुम में से जो भी उसे मार डालेगा मैं तुम्हारे बच्चों का इलाज कर दूंगा। ये बात सुनते वो दोनों पैट्रियार्च कहता है कि डिवाइन फिजिशियन आप यहाँ पर आप समझ भी रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप यहाँ पर किसी की जान लेने की कह रहे हैं। 25 साल पहले जो कुछ भी हुआ था आपको लगता है कि वो लड़का 25 साल जो पहले हुआ था वो दोबारा दोहरा सकता है, यानी कि वो भी एक मॉन्स्टर बनकर लोगों की जान ले सकता है। लेकिन आप किसी ऐसे को कैसे मरवा सकते हैं जिसने आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, उस यंग मास्टर ने तो आपसे कुछ बुरा किया भी नहीं है। तो इसी के साथ उनमें से कहता है लेकिन हमें इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, अगर हमारे बच्चों की जान बचती है तो फिर हम लोग यहाँ पर ये करने को तैयार हैं। तो वो उसे कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर आप
आपके लिए ये करेंगे, हम दोनों मिलकर यहाँ पर ये करेंगे। हम लोग खुद तो ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर असैसिन्स को ये काम सौंप दे, असैसिन जाकर उस लड़के को मार डाले, तो फिर क्या आप यहाँ पर हमारे बच्चों का इलाज करेंगे? तो इसी के साथ ही हमारा डिवाइन डॉक्टर उनसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि असैसिन ये काम कर लेंगे। अगर असैसिन हाई लेवल के स्किल्ड होंगे और उस बंदे वो जो बड़ा उसके साथ उसका जो बॉडी गार्ड था उसको भी मार डाले, तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वो दोनों कहते हैं कि हमारे पास बहुत ही खास किस्म के असैसिन हैं, ऐसे असैसिन जो कि स्टेल्थ और किसी को मारने में बहुत ज्यादा खास है, यानी बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट है। इसी वजह से वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर असैसिन को यूज करने वाले हैं। उन असैसिन को गोस्ट वैली असैसिन कहा जाता है। उन्हें गोस्ट वैली असैसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गोस्ट वैली में रहते हैं और जब वो अपना काम खत्म करते हैं तो उसके बाद कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, वो गायब हो जाते हैं। यानी कि काम खत्म होने से पहले, काम शुरू होने से पहले और काम खत्म होने के बाद वो बिल्कुल भी किसी को दिखाई नहीं देते। इसी वजह से आपका काम हो जाएगा, आप बस हमारे बच्चों का इलाज करने के लिए तैयार रहना। तो डिवाइन डॉक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चों का इलाज जरूर करूंगा, बस यहाँ पर उस लड़के को मरवा दो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गोस्ट वैली के असैसिन्स का दिखाया जाता है कि वो लोग जो होता है ग्रीन फॉरेस्ट के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर दो ग्रीन फॉरेस्ट के सोल्जर जो होते हैं वो अपनी वैली की तरफ आगे बढ़े होते हैं। इसी के साथ ये असैसिन जो होते हैं वहां पर से नीचे उतरते हैं और उन दोनों को मार डालते हैं। उनको मारने के बाद उनके कपड़े ले लेते हैं और उनका लीडर उनसे कहता है कि 7th और 10th मैं जहां पर तुम्हें ये मिशन दे रहा हूं, इनके कपड़े तुम पहन लो, डिस्गाइज करके वहां पर अंदर जाओ, जाकर सारी की सारी सिचुएशन को असेस करो और देखो यहाँ पर मिशन किस तरह से कंप्लीट हो सकता है। अगर कंप्लीट कर सको तो मिशन को कंप्लीट कर देना और अगर नहीं तो वहां पर से वापस आ जाना। और इसी के साथ ही वो लोग कहता है जी मास्टर हमें समझ आ गया। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारा यू गैंग का दिखाया जाता है कि यू गैंग जो होता है अपने रूम में बैठा वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है और कल्टीवेट करते वक्त हमारा यू गैंग कहता है कि मैं यहाँ पर एक डिमोनिक लीडर तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर मरना भी नहीं चाहता। इसके लिए मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर 2 बार भागने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हर बार यहाँ पर पुंगचोन मुझे पकड़ लेता है। पुंगचोन के सामने मैं एक छोटे पपी की तरह हूँ और वो मेरे सामने एक टाइगर की तरह है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाऊं, अगर मैं कल्टीवेट करूँ तो फिर मैं यहाँ पर एक टाइगर बन सकता हूँ और वो मेरे सामने एक पपी बन जाएगा और उसके बाद मेरे लिए यहाँ पर से भागना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 26 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो दोनों असैसिन जो कि गोस्ट वैली से आए थे वो दोनों पॉइजन वाला पानी पीकर मर जाते हैं। तो हमारे पुंगचोन के चले जाने के बाद उनका लीडर वहां पर आता है और उन दोनों एल्डर से कहता है कि 7th और 10th प्लीज तुम दोनों ने यहाँ पर अपना बलिदान दे दिया, लेकिन तुम दोनों के बलिदान को मैं यहाँ पर जाया नहीं जाने दूंगा। मैं यहाँ पर दोनों कमीनों को मार डालूंगा, उस टारगेट को भी और साथ ही इस कमीने को भी। और इसी के साथ ही हमारे नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तो 1 घंटे के बाद इसी मास्टर को दिखाता है कि वो जाकर एक पेड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है। वहां पर सामने वो बिल्डिंग होती है जिस बिल्डिंग के अंदर हमारा यू गैंग होता है। तो वो उस रूम की तरफ देख रहा था और कहता है कि मुझे बस यहाँ पर अपने टारगेट को सिक्योर करना है, अपने टारगेट को देखना और उसके बाद जाकर उसको मारकर यहाँ पर से निकलना होगा। मेरा मिशन बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। और साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा था, एक बहुत ही खास किस्म की आई टेक्निक को यूज करते हुए अपने टारगेट को लॉक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी पावर्स जो होती है वहां पर सामने एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर उसके टारगेट को लॉक करती है, लेकिन उस बिल्डिंग के ऊपर वहां पुंगचोन खड़ा होता है। तो पुंगचोन वहां पर खड़ा वेट कर रहा होता है या फिर यहाँ पर वो पहरा दे रहा होता है। तो इसी बात से वो लीडर भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये हिलबिली वहां पर क्या कर रहा है, क्या ये पूरी रात यहाँ पर खड़ा रहने वाला है? चलो यहाँ पर रुककर वेट करते हैं। वो बच्चा उस रूम के अंदर है और ये सारी रात छत के ऊपर तो नहीं खड़ा रहेगा। तो 1 घंटा गुजरता है, हमारा पुंगचोन वहीं पर होता है। एक और घंटा गुजरता है, पुंगचोन अभी भी वहीं पर होता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि 2 घंटे गुजर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम इंसान है जो इतनी देर के लिए एक ही जगह के ऊपर खड़ा रह सकता है। तो मैं तो यहाँ पर जगह के ऊपर फंस चुका हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँ? क्या मैं यहाँ पर इतने दिनों के लिए यहीं पर छुपा रहूंगा? इसी के साथ ही पुंगचोन सामने से गायब हो जाता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली वो लड़का यहाँ पर से कहीं पर चला गया, मेरे पास मौका है, मैं बड़ी तेजी के साथ वहां पर जाऊंगा, उस लड़के यू गैंग को मारूंगा और वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है इसी के साथ ही पुंगचोन उसी पेड़ के डाल के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस बात से वो लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? तो पुंगचोन उसे कहता है कि मैं वहां पर कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, मैं तुम्हारी तरफ ही देख रहा था, लेकिन तुम आ नहीं रहे थे, इसी वजह से मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा। बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इसी के साथ ही असैसिन जो होता है अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कमीने कहीं के, लगता है कि अब मुझे यहाँ पर डायरेक्टली अटैक करना पड़ेगा। और जैसे वो अपनी तलवार निकालकर पुंगचोन के ऊपर अटैक करता है तो पुंगचोन का एक क्लोन होता है। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है। असली में पुंगचोन उसके पीछे खड़ा होता है। तो वहां पुंगचोन उसे कहता है कि तुम हमारे कल्ट से कोई असैसिन तो नहीं हो सकते, कि हमारे कल्ट का कोई असैसिन होता और अगर उसे यहाँ पर पता चलता कि मैंने उसे देख लिया तो अभी तक उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया होता। तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया, इसका मतलब यह है कि तुम हमारे कल्ट के कोई भी असैसिन नहीं हो, बल्कि तुम किसी दूसरे कल्ट से आए हो। बताओ कि तुम कहां से आए और तुम्हें किसने भेजा है? तो इसी के साथ ही वो तलवार घुमाकर उसकी तरफ भी अटैक
अटैक करता है, लेकिन पुंगचुन वहां पर से गायब होकर फिर से उसके पीछे आ जाता है और साथ ही अपने हाथ उसके सर के ऊपर रखता है और उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा स्लो हो, तुम एक असैसिन बनने के लायक नहीं। और साथ ही वो उसकी गर्दन को मोड़ देता है। उसकी गर्दन मोड़ने के बाद उसे कहता है कि अब तुम बताओगे, और इसी के साथ फिर से उसकी गर्दन को मोड़ता है। वो बार बार उसकी गर्दन को मोड़ रहा था और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो इसी तरह मैं तुम्हारी गर्दन को इतनी बार बल दूंगा कि तुम्हारी गर्दन जो है वो टूट जाएगी। अब जल्दी से बताओ। तो वो उसे कहता है कि मैं घोस्ट वैली का एक असैसिन हूँ और मुझे डिवाइन फिजिशियन ने यहाँ पर मार्क दिया था, उसने यहाँ पर मुझे बताया था कि लड़के यू गैंग को मारना है। पुंगचुन उसे कहता है क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो कि यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन ने तुम्हें यहाँ पर ये जॉब दी थी, क्या उसी ने यहाँ पर तुम्हें यू गैंग को मारने के लिए भेजा है। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर उसी ने भेजा था। फिर साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर तुम टॉर्चर के बीच में बोल रहे हो, अभी यहाँ पर मेरा टॉर्चर कंप्लीट नहीं हुआ, तुम एक असैसिन होने के लायक ही नहीं हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, जल्दी से अपनी घोस्ट वैली में वापस चले जाओ, जाकर उन सभी लोगों को बता देना अगर कोई भी यहाँ पर मेरे जंग मास्टर को मारने के लिए दोबारा आया तो फिर मैं तुम्हारी पूरी वैली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो वो उसे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़कर जा रहे हो। तो पुंगचुन उसे कहता है कि आज मेरे यंग मास्टर का बर्थडे है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मैंने कब का तुम्हें मार दिया होता, इसलिए अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। तुम आज अपने आप को यहाँ पर लकी समझो कि तुम यहाँ पर एक खास दिन के ऊपर आए हो और तुम यहाँ पर इस स्टोरी को सुनाने के लिए जिंदा रहोगे, वरना मैंने कब का तुम्हें मार दिया होता। और साथ ही पुंगचुन वहां पर से गायब हो जाता है, जबकि वो असैसिन जो होता है वो सोच रहा होता है कि 7th और 10th प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हारी मौत का बदला नहीं ले पाऊंगा और मुझे जल्दी से जल्दी अपने सेक्टर में वापस जाना होगा और अपनी गर्दन को भी ठीक करने के बारे में सोचना होगा कि मैं अपनी गर्दन को ठीक कैसे करूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है सुबह के वक्त का दिखाया जाता है कि हमारा यू गैंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि फाइनली अब मैं 19 साल का हो चुका हूँ, तो मेरे डैड ने मेरे लिए जो अरेंजमेंट्स रखी थी वो अरेंजमेंट्स मुझे मिलने वाली है, यानी कि वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स है, जो भी पावर होगी वो मुझे मिलने वाली है। तो पुंगचुन अंदर आता है, उसे कहता है कि माय लॉर्ड क्या आप अच्छे से सोए। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अच्छे से सोया, तुम टाइम पर आए, जल्दी से अंदर आ जाओ। तो वो कहता है रात के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम्हारा यू गैंग कहता है कोई बात नहीं, पास की बातों को भूल जाओ, जल्दी से आकर बैठ जाओ। तो इसी के साथ ही पुंगचुन उसे कहता है कल रात यहाँ पर कुछ असैसिन तुम्हें मारने के लिए आए थे, डिवाइन फिजिशियन ने उन लोगों को यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा था। 2 असैसिन तो खुद ही वहां पर उस कुएं का पानी पीकर मारे गए और उसके बाद एक और असैसिन था जो कि रात के वक्त यहाँ पर देख रहा था तुम्हारे घर की तरफ, और उसके बाद मैंने यहाँ पर उसकी गर्दन मोड़कर उसे जिंदा छोड़ दिया। मैंने उसे कहा कि यहाँ पर से निकल जाओ क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे था, इसी वजह से मैंने किसी की जान नहीं ली, इसी वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। मां यू गैंग उसे कहता है कि चलो ये बात तो ठीक है कि तुमने यहाँ पर उनको जिंदा छोड़ दिया। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि डिवाइन फिजिशियन हमसे नफरत करता है क्योंकि हमने जबरदस्ती उसके पास से इलाज निकलवाया था, इसी वजह से वो हमसे बदला लेने के लिए हमें मरवाना चाहता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरी जान तो बची है। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर इस बात को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अरेंजमेंट्स का क्या, तुमने कहा था ना कि इस जंगल के अंदर हमें कुछ खास मिलने वाला है और तुम यहाँ पर मुझे वो खास दिलाओगे जब मैं 19 का हो जाऊंगा। तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड। वो अपने पास से मैप निकालता है और उसे कहता है कि ये वो मैप है जिसके मुताबिक हमें इस जगह के ऊपर जाना होगा, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ और बताना चाहता हूँ। आपके फादर हिमली डीमन अशूरा ने मुझे बताया था कि अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको तभी दी जाए जब आप 19 साल के हो जाएंगे। अब आप 19 साल की हो चुके हैं। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है क्या वो मार्शल आर्ट्स हैं। तो वो कहता है हाँ वो मार्शल आर्ट्स है। तुम्हारा यू गैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर मेरे डैड ने मेरे लिए मार्शल आर्ट्स छोड़ी है तो वो सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स ही हो सकती हैं। इसका मतलब शायद उन मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद मैं पुंगचुन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से अपनी आजादी हासिल कर सकता हूँ, मैं इसे बड़ी आसानी से हरा दूंगा। तो पुंगचुन उसे कहता है कि हमें इस जगह के ऊपर इस माउंटेन के ऊपर जाना होगा और इसके लिए हमें यहाँ पर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, हमें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को छोड़कर आर्चेंट पीक के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मां यू गैंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो जहाँ पर भी है वहीं पर चलते हैं। पुंगचुन उसे कहता है कि आर्चेंट पीक के ऊपर जाने के बाद मैं क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगानी है और वहां पर जाने के बाद नीचे किमेन फॉर्मेशन है जो कि हर किसी को दिखाई नहीं देती। उस किमेन फॉर्मेशन को तोड़ने का राज मुझे पहले से पता है। उस फॉर्मेशन को तोड़कर हम उस केव के अंदर एंटर होंगे। उस केव के अंदर आपको स्पेशल पावर मिलने वाली है। वो अरेंजमेंट जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है वो मार्शल आर्ट्स आपको वहीं पर से मिलेंगी। तो यू गैंग उसे कहता है क्या तुमने मार्शल आर्ट्स को देखा है, वो कौन सी मार्शल आर्ट्स हैं। तो पुंगचुन उसे कहता है नहीं माय लॉर्ड, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वहां पर जा चुका हूँ और उसके अलावा मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं देखा था। वहां पर से बस एक बड़ी सी मकड़ी है जो कि दीवार के साथ लटकी रहती है। इसके अलावा वहां पर एक मार्शल आर्ट्स का बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ खास हो सकता है, लेकिन इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है, यानी कि मैंने वहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं देखा। तुम्हारा यू गैंग सोच रहा था चलो ये भी है, जो भी है वहां पर काफी कुछ खास ही होगा। तो वो कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे। तो पुंगचुन कहता है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर। और आज भी यहाँ पर रूटीन के मुताबिक ब्रेकफास्ट होता है, उन सभी लोगों को खाना चेक करवाया जाता है, लेकिन हमारा यू गैंग काफी ज्यादा खुश होता है जब वो यहाँ पर उनको ये खबर देता है कि वो लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं। तो फॉरेस्ट किंग और उसके साथ उसकी बेटी और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी लोग इस बात से खुश होते हैं कि यू गैंग और पुंगचुन दोनों यहाँ पर से जाने वाले हैं। जबकि पुंगचुन जो था उनका मजाक उड़ाने के लिए वहां पर कहता है कि यंग मास्टर अब जबकि आपका काम यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट में पूरा हो चुका है तो क्यों ना हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दें और सबूत मिटा दें।
तो वो लोग कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा मत करना। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारा यू गैंग और पुंगचुन दोनों वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि वो सभी लोग वहां पर उन्हें विदा करने के लिए आते हैं और साथ उनके पीछे नमक फेंक रहे होते हैं ताकि दोबारा कभी लौटकर वापस मत आना। हमारा यू गैंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर इस बात को चीयर कर रहे हैं कि हम लोग दोबारा वापस ना आए, तो मैं भी यहाँ पर कौन सा वापस आना चाहता हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है आर्चेंट पीक का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद वो लोग उन माउंटेन्स के ऊपर पहुंच जाते हैं और फाइनली आर्चेंट पीक के ऊपर हमारा यू गैंग जाकर खड़ा होता है और वो पुंगचुन उसे कहता है कि माय लॉर्ड क्या आप रेडी, हमें यहाँ पर से नीचे जंप लगानी होगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 28 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उस सीक्रेट केव के अंदर से कौन सी स्पेशल मार्शल आर्ट्स की पावर्स मिलने वाली हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीमा ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यू गैंग फाइनली उस क्लिफ के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर नीचे जंप लगाने के बाद एक केव होगी और उस केव के अंदर से उसे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स मिलने वाली हैं, वो स्पेशल मार्शल आर्ट जिनका बंदोबस्त उसके डैड उसके लिए कर गए हैं। तो पुंगचुन उसे कहता है कि क्या तुम रेडी हो, तो यू गैंग कहता है हाँ मैं यहाँ पर रेडी हूँ और इसी के साथ ही पुंगचुन उसे पकड़ता है और वो दोनों वहां पर से नीचे जंप लगा देते हैं। तो जैसे वो नीचे जंप लगाते हैं इसी के साथ ही हमारा पुंगचुन जो होता है दीवार के अंदर अपनी तलवार दंसाता है और वहां पर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करते हैं और वहीं पर से नीचे की तरफ गिरते गिरते उनकी तलवार जो होती है हवा में लटक जाती है, यानी कि हवा में दंसी होती है। असल में वहां पर एक फॉर्मेशन होती है, एक इनविजिबल फॉर्मेशन जिसके ऊपर वो लोग जाकर खड़े होते हैं। तो हमारा यू गैंग कहता है कि मुझे नीचे देखकर ऐसे ही लगता है जैसे कि ये इल्यूजन है, लेकिन असल में यहाँ पर नीचे एक सॉलिड वॉल है जो कि यहाँ पर एक तलवार जो एक फॉर्मेशन के साथ ढकी गई है। पुंगचुन उसे कहता है कि बस मुझे यहाँ पर इस फॉर्मेशन को ओपन करना होगा और उसके बाद हम लोग केव के अंदर होंगे, यंग मास्टर मुझे कस कर पकड़ लो। तो हमारा यू गैंग जो होता है उसके कंधे के ऊपर लटक जाता है और उसी के साथ ही पुंगचुन जो होता है वहां पर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, साथ ही वहां पर कीमेन फॉर्मेशन को ओपन करना स्टार्ट करता है और उसे कहता है लो यंग मास्टर कीमेन फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है। और फॉर्मेशन के ओपन होने के बाद सामने केव का रास्ता होता है, वो दोनों केव के अंदर चले जाते हैं। तो केव के अंदर जाने के बाद वहां पर एक रास्ता और अंदर की तरफ जाता है जहां पर एक रूम होता है। तो हमारा पुंगचुन कहता है कि हम लोग यहाँ पर आ ही गए। तो यू गैंग कहता है कि हाँ फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच ही चुका हूँ। तो इसी के साथ पुंगचुन कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर कीमेन फॉर्मेशन को दोबारा से रिकवर करना होगा ताकि हमारे पीछे पीछे यहाँ पर कोई ना आ सके, सभी को यही लगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ वो लोग जो होते हैं वहां पर उस फॉर्मेशन को दोबारा से रिकवर कर देते हैं और उसके बाद पुंगचुन उसे कहता है कि चलो यंग मास्टर हमें यहाँ पर से आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो फॉर्मेशन है, जो स्पेशल मार्शल आर्ट्स की पावर है, जो भी अरेंजमेंट्स है वो सारे अब आपके होने वाले हैं। और यू गैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब यहाँ पर उसकी आजादी के दिन बहुत सा नजदीक है। एक बार उसने यहाँ पर जो भी मार्शल आर्ट्स उसे मास्टर कर लिया तो पुंगचुन को वो हरा पाएगा। कहीं पर से ऊपर का सीन दिखाता है जहाँ पर अंकल वैंग चियोन जो होता है वो भी उसी माउंटेन पीक के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने जहाँ पर आखिरी बार उन दोनों को इस जगह के ऊपर देखा था और उसके बाद दोनों ने यहाँ पर जंप लगा दी, लेकिन वो यहाँ पर आए क्यों होंगे एक दूसरे के यहाँ पर इस तरह से पकड़कर क्यों खड़े थे। मैंने यहाँ पर दूर से देखा था कि पुंगचुन ने यहाँ पर यंग मास्टर यू गैंग को पकड़ रखा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों को यहाँ पर एक दूसरे से वो वाला प्यार हो गया और उसके बाद वो दोनों जो थे एक दूसरे के साथ यहाँ पर से जंप लगाकर उन दोनों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि दुनिया उनके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। फिर साथ ही वैंग चियोन कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, डिमोनिक कल्ट के लोग इस तरह से कैसे कर सकते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे खुद जाकर नीचे चेक करना होगा और मुझे भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं। मुझे ये लगा था कि यंग मास्टर जो है वो डिमोनिक कल्ट का लीडर बनने के खिलाफ है, इसी वजह से वो ग्रीन फॉरेस्ट में पीसफुली रहने के लिए आया है और ग्रीन फॉरेस्ट का किंग बनना चाहता है, लेकिन उसके बाद उसने ग्रीन फॉरेस्ट को भी छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखो मैंने अपनी बॉडी के ऊपर एक सेंट लगाई हुई है, ब्लड सेंट, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा पीछा करते करते डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। इसका मतलब यह है कि मुझे खुद ही वापस जाकर इस बारे में रिपोर्ट देनी होगी। तो अंकल वैंग चियोन जो होता है इसी के साथ ऊपर से नीचे जंप लगाकर कहता है कि मैं भी जाकर देखता हूँ कि वहां पर नीचे क्या है और अंदर का सीन दिखाता है कि माँ यंग मास्टर यू गैंग जो होता है आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और इसी के साथ सामने एक दरवाजा होता है जिसके ऊपर एक बड़े से स्पाइडर का निशान होता है। तो यू गैंग उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर इस स्पाइडर के बारे में बात की थी, क्या इसी दीवार के पीछे यहाँ पर वो अरेंजमेंट्स मिलने वाले हैं जो मेरे फादर ने मेरे लिए तैयार किए हैं। तो पुंगचुन उसे कहता है हाँ यंग मास्टर, साथ ही वो आके जाकर उस स्पाइडर की आंखों को दबाता है तो उसी के साथ ही वो दरवाजा ओपन हो जाता है और उस दरवाजे के ओपन होने के बाद वो जैसे अंदर आते हैं तो वहां पर वाकई में एक बड़ी सी मकड़ी होती है जो दीवार के ऊपर लटकी होती है और वहीं पर सेंटर के ऊपर कुछ पड़ा होता है। तो माँ यू गैंग कहता है कि वो ये तो एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर है। जैसे वो अंदर आते हैं इसी के साथ स्पाइडर जो होता है उसे कहता है कि वेलकम यंग मैन, तुम यहाँ पर आए, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इसी के साथ यू गैंग जो होता है उसे अपना नाम बताता है, उसे कहता है कि मेरा नाम डू यू गैंग है और मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। तो पुंगचुन उसे कहता है कि यंग मास्टर ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्डेड वॉइस है, आपको यहाँ पर इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो यू गैंग उसे कहता है कि अच्छा क्या ऐसी बात है, मुझे पता नहीं था। फिर साथ ही वो स्पाइडर जो होता है उन्हें कहता है कि मेरा नाम स्कारलेट आर्चेंट है। हालांकि शुरुआत में
मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर था, लेकिन उसके बाद मैंने डिमोनिक पाथ को छोड़ दिया और उसके बाद मैं राइटियस रास्ते पर चल पड़ा, यानी कि मैं एक राइटियस कल्टीवेटर बन गया। तो पंक्चुअन चलाकर उसे कहता बकवास बंद करो, जल्दी से बताओ कि अरेंजमेंट्स क्या है, वो क्या है जो तुम यहाँ पर यंग मास्टर को देने वाले हो। जबकि यू कैंग सोच रहा था, पहले इसने खुद ही कहा कि ये सिर्फ रिकॉर्डेड वॉइस और अब यहाँ पर इसके ऊपर गुस्सा कर रहा है। तुम्हारा यू कैंग उसे कहता है कि पंक्चुअन वो मार्शल आर्ट्स कहाँ पर है जो मेरे फादर मेरे लिए छोड़कर गए हैं। तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर वो यहीं पर आपको मिलने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर स्पाइडर की बातें सुनने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ स्पाइडर जो होता है उसे सारी जो बातें बता रहा था मार्शल आर्ट्स के बारे में होती हैं। तो वो उसे कहता है कि जिस मार्शल आर्ट्स के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो उसे स्कारलेट आर्चर्ड मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यानी 50 साल लगा दिए उस मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने में, वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स है। तो यू कैंग कहता है क्या 50 साल, अभी मैं 19 साल का हूँ, 50 साल के बाद तो मैं 70 साल का हो जाऊंगा, तब मैं मार्शल आर्ट्स को यूज करके क्या करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो स्पाइडर उसे कहता है लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट मेथड है जिससे मैं यहाँ पर 10 दिन में तुम्हें ये मेथड सिखा सकता हूँ। इसी वजह से लोगों को यहाँ पर मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता जब मैं कहता हूँ कि मुझे इसे सीखने में 50 साल लगे और मैं यहाँ पर 10 दिन में किसी दूसरे को सिखा सकता हूँ। लोगों को ये स्कैम लगता है। तो यू कैंग उसे कहता है कि बुड्ढे घुसड़ कहेंगे तुम पहले यहाँ पर मुझे ये बात बता सकते थे। जबकि पंक्चुअन उसे कहता है कि यंग मास्टर मैंने आपसे कहा ना कि ये रिकॉर्डेड वॉइस है, आपको यहाँ पर इस तरह से आगे से रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो स्पाइडर जो होता है उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर लिक्विड सेल के बारे में पता है। एंशिएंट स्पाइडर की एसेंशियल जितनी मार्शल आर्ट्स की जितनी पावर्स हैं वो सारी की सारी इस लिक्विड सेल के अंदर हैं। मेरी ये स्कारलेट आर्चर्ड जो पावर है ये इसी सिल्क के अंदर तुम्हें मिलने वाली है। ये सिल्क जो इस प्याले में नीचे पड़ा हुआ है तुम्हें बस इस सिल्क को पीना होगा। अगर तुम इस मेल्टेड सिल्क को पी लेते हो तो मेरी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स और मेरी सारी स्पेशल एबिलिटीज तुम्हारे पास आ जाएंगी और सिर्फ 10 दिन में तुम यहाँ पर सारी की सारी मार्शल आर्ट्स और इन चीजों को मास्टर कर पाओगे। तुम्हें बस यहाँ पर इसको पीना होगा। एक तो इसको पीने के बाद तुम्हें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा पॉइजन नहीं है जो कि तुम्हें हार्म कर पाएगा, तुम हर एक पॉइजन से इम्यून हो जाओगे। यंग मैन क्या तुम यहाँ पर रिस्क लेना चाहोगे, क्या तुम इस लिक्विड सेल को पीना चाहोगे। तो पंक्चुअन उसे कहता है कि माय लॉर्ड आपको बहुत सा बधाई हो, आज के बाद से कोई भी पॉइजन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारा यू कैंग आगे बढ़ता जाकर उस प्याले को उठाकर पी जाता है। उस लिक्विड सिल्क को पीने के बाद इसी के साथ ही वो जो स्पाइडर होता है वो उसे कहता है कि इसका इफेक्ट तकरीबन आधे घंटे के बाद स्टार्ट होगा और तब तक तुम यहाँ पर बाकी की सारी मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर सकते हो। अगले 10 दिन तक तुम यहाँ पर रहने वाले हो और तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा दर्द भी होगा, कुछ मोमेंट्स के लिए दर्द होने वाला है। तुम्हारा यू कैंग कहता है कि कुछ मोमेंट्स मुझे लगता है कि फिर से जैसे पंक्चुअन ने कहा था कुछ मोमेंट और वो 15 मिनट के लिए था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बहुत सा दर्द होगा। तो हमारा यू कैंग जो होता है वहीं पर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए और वाकई में उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। पंक्चुअन से कहता है कि मेरी मदद करो। तो पंक्चुअन जैसी भागता है वो उसके करीब जाता है। इसी के साथ स्पाइडर उसे कहता है कि किसी दूसरे को यहाँ पर तुम्हारी की एनर्जी को स्टेबलाइज करने की इजाजत नहीं है। अगर वो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी की पावर डालेगा तो अभी भी तुमने जो लिक्विड सिल्क पिया वो तुम्हारी बॉडी के अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम यहाँ पर उसकी किसी भी मार्शल आर्ट्स को मास्टर नहीं कर पाओगे। तुम्हारा यू कैंग कहता है ये क्या बकवास हो रही है। तो पंक्चुअन उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको खुद ही यहाँ पर इसको बर्दाश्त करना होगा और इसी के साथ ही यू कैंग बेचारा बस वहां पर चिल्लाता रह जाता है। तो स्पाइडर उसे कहता है कि बस यहाँ पर कुछ ही क्षणों की बात है, कुछ ही मोमेंट्स के बाद तुम यहाँ पर इसको मास्टर कर लोगे। तो 4 घंटे हमारा यू कैंग पूरे 4 घंटे के लिए वहां पर दर्द से तड़पता रहता है। तो यू कैंग उसे पंक्चुअन उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो हमारा यू कैंग उसे कहता है क्या मैं तुम्हें ठीक लगता हूँ। और उसके बाद हमारा पंक्चुअन जो होता है वहां पर साइड के पर बैठ जाता है जबकि हमारा यू कैंग वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। स्पाइडर उसे कहता है कि यंग मास्टर पूरे 4 घंटे के लिए तुमने यहाँ पर उस लिक्विड सिल्क के दर्द को बर्दाश्त किया और अब लिक्विड सिल्क तुम्हारी बॉडी का हिस्सा बन चुका है। अब अगले 10 दिन के लिए तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने वाले हो और अगले 10 दिन में तुम यहाँ पर सारी की सारी मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से मास्टर कर लोगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दूंगा तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ध्यान देना और तुम्हारी सारी की सारी मार्शल आर्ट्स जो उस लिक्विड सिल्क के अंदर थी वो सारी तुम्हें मिल जाएंगी। और इसके साथ तुम्हें 6 स्पेशल टेक्निक्स मिलने वाले हैं, 6 बहुत ही खतरनाक और पावरफुल टेक्निक जिसे स्कारलेट आर्चर्ड टेक्निक कहा जाता है। जबकि यू कैंग फिर से यहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर आजादी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन दूर है। 10 दिन के बाद मैं यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लूंगा और उसके बाद मैं पंक्चुअन को हराकर यहाँ पर से भाग जाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स वाकई में बहुत सा पावरफुल होने वाली हैं कि वो पंक्चुअन को भी हरा पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यू कैंग जो होता है बिल्कुल रेडी होता है। अगले 10 दिन के लिए वो यहाँ पर कल्टीवेट करेगा, उसे सारी की सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स जो है वो खुद ब खुद वहां पर आ जाएंगी। तो इसी के साथ स्पाइडर से कहता है कि अब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम यहाँ पर 10 दिन की लंबी नींद में चले जाओगे, लेकिन इसी के साथ जब तुम उठोगे तो तुम्हारे पास वो सारी की सारी टेक्निक्स आ चुकी होंगी। यहाँ पर 6 मार्शल आर्ट्स की स्पेशल टेक्निक है जो तुम्हें मिलने वाली है। और हमारा यू कैंग सोच रहा था कि फाइनली यहाँ पर आजादी मेरे बहुत ज्यादा करीब है। सिर्फ 10 दिन के
बाद मैं यहाँ पर से आजाद होने वाला। तो यूसियोंग वहीं पर बैठ जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे वहां पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था वैसे वैसे मार्शल आर्ट्स उसकी बॉडी के अंदर, उसके माइंड के अंदर आ रही होती है और उसे पता चल रहा होता है कि वो मार्शल आर्ट्स को वहां पर सीख रहा है। सबसे पहली टेक्निक जो होती है वो तो एक बेसिक टेक्निक होती है जो कि स्कारलेट आर्चेंट की जो बेस बनानी है उसकी बॉडी के अंदर, जो उसकी कीक एनर्जी इकट्ठी होती है। और उसके बाद जो दूसरी टेक्निक होती है जैसे उससे सस्पेंडेड शैडो बॉडी टेक्निक कहा जाता है। एक ऐसी टेक्निक जिसको यूज करके हमारा यूकैंग जो है वो किसी भी सीलिंग, किसी भी दीवार के आर पार जा सकता है। फिर साथ ही तीसरी टेक्निक जो होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो ग्रैस्पिंग टेक्निक होती है, यानी वो किसी को भी अपने हाथ के साथ पकड़ सकता है, अपने हाथ के साथ इतनी जोर से पकड़ेगा कि वो यहां तक कि उसकी गर्दन में उखाड़ सकता है और इसे ग्रैस्पिंग टेक्निक ऑफ द आर्चेंट कहा जाता है। और तीसरी टेक्निक जो होती है वो एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक होती है जो एक साउंड आर्ट होती है जिसे रेजोनेंस ऑफ द डिसॉल्विंग कहा जाता है। और इसके बाद यहां पर जो उसकी चौथी टेक्निक होती है वो एक और भी खास किस्म की टेक्निक होती है जिसे इथीरियल सबमर्ज आर्चेंट टेक्निक कहा जाता है। एक ऐसी टेक्निक जिससे वो अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकता है। अगर कोई खतरा होगा या फिर कोई उसके करीब आ रहा है तो वो हर किस्म की साउंड और हर किस्म के इमोशंस को अपने आसपास आते हुए महसूस कर पाएगा, बिल्कुल एक स्पाइडर नेट की तरह। फिर साथ ही वो कहता है कि उसके बाद एक फिनिशिंग मूव है जो कि छठी टेक्निक है, यानी पांचवी टेक्निक है जो खास किस्म की टेक्निक है, उसे फिनिशिंग क्ला ऑफ द आर्चेंट कहा जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है जिस क्ला के साथ वो अटैक करेगा तो सामने वाली पूरे बोल्डर को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वो कहता है कि यही वो टेक्निक है जिसके साथ मैं यहां पर पुंगचुन को हराने वाला हूं और इस टेक्निक के साथ मैं पुंगचुन को हरा दूंगा। तो इसी के साथ ही 10 दिन पूरे हो जाते हैं और मां यूकैंग जो होता है वहां पर अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता है। तो पुंगचुन उसे कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारी कल्टीवेशन कंप्लीट होगी और मैं यहां पर तुम्हें बधाई देना चाहता हूं। तो मां यूकैंग उसे कहता है कि ये क्या अभी तो सिर्फ एक ही दिन गुजरा है। तो पुंगचुन उसे कहता है नहीं, आज यहां पर पूरे 10 दिन हो चुके हैं। तो मां यूकैंग कहता है क्या पूरे 10 दिन हो गए, मुझे तो यहां पर भूख भी नहीं लगी, मैं पूरी तरह से एनर्जी से फुल हूं। इसका मतलब यह है कि जो मार्शल आर्ट जो है इसने मुझे अभी तक यहां पर जिंदा रखा हुआ था, इसी वजह से मुझे यहां पर भूख भी नहीं लगी। तो वो पुंगचुन से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तो वो कहता है नहीं यंग मास्टर, आपको क्या लगता है जब आप यहाँ पर मेहनत कर रहे थे तो मैं यहाँ पर अपने पास कुछ खाने को रखूंगा? नहीं, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। यहाँ पर जो अचीवमेंट्स हासिल किया उन सभी को देखने के बाद मेरा पेट भर गया, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया। और मां यूकैंग जो होता है उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब यहाँ पर मैंने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया और मेरे पास यहाँ पर 6 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो बहुत ज्यादा खास है। तो मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के साथ अपना रिलेशन तोड़ने का वक्त आ चुका है। पुंगचुन को हराकर मैं यहाँ पर से निकल जाऊंगा। तो इसी के साथ ही मां यूकैंग उसे कहता है कि मैंने अभी भी जो मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है तो क्या मैं यहाँ पर उनको टेस्ट कर सकता हूँ? तुम ही यहाँ पर अकेले हो जो कि मेरी मार्शल आर्ट्स को सह सकते हो, तो क्या तुम यहाँ पर मेरे ओपोनेंट बनोगे? तो वो कहता है हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी। यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरे ऊपर जरा आराम से अटैक करिएगा क्योंकि आपकी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगी। तो इसी के साथ ही यूकैंग जो होता है अपनी तलवार निकालता और कहता है कि पहले मुझे काम करना है। और साथ ही वहां पर वो जो बड़ी सी मकड़ी होती है उस मकड़ी को काट देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है अब जबकि यहाँ पर मैंने इसको तोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि अब कोई भी यहाँ पर आकर इस सब के बारे में नहीं जान पाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये पावर्स आपने यहाँ पर से ले ली हैं। और साथ ही वहां यूकैंग उसे कहता तो फिर चलो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यूकैंग जो होता है वहां पर से बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि पुंगचुन उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो वहां यूकैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, मेरी इस मूवमेंट टेक्निक के साथ मुझे सब कुछ पता चल रहा है कि पुंगचुन की कमजोरी क्या है, वो कहां पर से अटैक करने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा यूकैंग जो होता है सीधा जाकर उसके ऊपर अपना सबसे जो फाइनल मूव होता है उसके साथ अटैक करता है जिसे फिनिशिंग क्ला ऑफ द आर्चेंट कहा जाता है। वो फिनिशिंग क्ला के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो पुंगचुन पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। तो वहां यूकैंग कहता है कि मैंने यहाँ पर पुंगचुन को बुरी तरह से उड़ा दिया, इसका मतलब यह है कि ये स्कारलेट आर्चेंट टेक्निक जो काफी ज्यादा स्पेशल टेक्निक है, इसके साथ पुंगचुन मरेगा तो नहीं लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही पुंगचुन जो होता है वहां पर से नीचे उतर कर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर तुमने तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रेस कर दिया। और जैसे ही वहां पर आकर उसकी गर्दन पकड़ने लगता है, उसकी गर्दन मोड़ने के लिए, तो मां यूकैंग जो होता है उसके दोनों हाथों को अपनी ग्रैस्पिंग टेक्निक के साथ पकड़ता है और उस टेक्निक के साथ से घुमाकर पीछे की तरफ पटक देता है। यूकैंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस में मजा नहीं आ रहा, क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी तलवार निकालो। तो पुंगचुन कहता है हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर अपनी तलवार जरूर निकालूंगा, अब जहाँ पर तैयार हो जाओ। और साथ ही वो सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। तो मां यूकैंग कहता है कि हाँ इसकी तलवार तो काफी ज्यादा स्पेशल है। और साथ ही मां यूकैंग जो होता है वहां पर अपनी आर्ट को यूज करते हुए अपनी सस्पेंडेड बॉडी शैडो टेक्निक को यूज करता है और उसकी आर्ट के अंदर से यानी ग्राउंड के अंदर से निकलकर पीछे चला जाता है और फिर साथ बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर फिर से अपनी क्ला के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस बार मां यूकैंग जो होता है उसे सर से पकड़ता है, सर से पकड़कर उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और फिर से अपने फिनिशिंग मूव को यूज करता है और उसे नीचे ग्राउंड के ऊपर पटकता है। तो उसी के साथ ही हमारा पुंगचुन जो होता है वहां पर बेहोश होने की नौटंकी करता है। तो मां यूकैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर पुंगचुन को हरा दिया। और उसे हराने के बाद मां यूकैंग साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर उस मकड़ी को काटने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से बीड्स निकलते हैं। तो मां यूकैंग कहता है कि चलो फिर यहाँ पर इन बीड्स को उठा लेता हूँ क्योंकि अगली अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए मुझे यहाँ पर पैसों की जरूरत पड़ेगी। इन बीड्स को मैं बेचकर सेंट्रल प्लेन्स में जाकर अपने लिए कोई एक अच्छा सा घर लूंगा और उस घर के अंदर मैं जाकर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगा। फिर मुझे एक जॉब मिलेगी, मुझे एक
अच्छी लड़की मिलेगी, फिर मैं अपनी फैमिली स्टार्ट करूंगा। तो मा यूकेंग जो होता है वहां पर से 3 बीड्स को उठा लेता है, उन्हें अपने पास रखने के बाद कहता है कि अब मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में वापस जाने की जरूरत नहीं है, और पोंग जॉन प्लीज यहाँ पर रेस्ट करो, जब तुम्हें होश आ जाएगी तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन जैसे मा यूकेंग जाने लगता है, पोंग जॉन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड आप कहां पर जा रहे हैं, मुझे भी तो अपने साथ लेकर जाएं। तो मा यूकेंग उसे कहता है ये क्या तुम उठ कैसे गए, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में होगी, तुम्हें यहाँ पर अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है नहीं मास्टर, आपकी पावर्स इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि आप यहाँ पर मुझे जख्मी कर सको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मा यूकेंग कहता है इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मेरी पावर्स जो है यानी मुझे अभी भी जो मैंने मार्शल आर्ट सीखे हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो पोंग जॉन को हरा सके। अगर यहाँ पर वो मार्शल आर्ट्स इतनी पावरफुल नहीं है तो फिर यहाँ पर जो तो बिल्कुल बेकार है। तो मा यूकेंग जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाया, तुमने कहा था कि ये मार्शल आर्ट दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कमजोर मार्शल आर्ट्स है, इसके साथ तो मैं तुम्हें भी नहीं हरा सकता। और साथ ही वो सस्पेंडेड शैडो बॉडी आर्ट को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ वहां पर दीवार के अंदर से भाग जाता है, ताकि वो यहाँ पर केव के अंदर से ऐसे बाहर निकल सके, क्योंकि अब वो दीवारों के आर पार जा सकता है। तो उसी के साथ ही मा यूकेंग भागना शुरू कर देता है और कहता है कि पोंग जॉन मेरे पीछे मत आना, मैं यहाँ पर से भागकर जा रहा हूँ। तो फाइनली हमारा यूकेंग जो होता है अपनी स्पेशल आर्ट्स को यूज करता है, क्योंकि अब उसके पास जो आर्ट्स आई है उनमें एक तो स्पीड वाली आर्ट होती है और दूसरा यहाँ पर वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है, जिसकी वजह से वो पोंग जॉन से अपनी जान छुड़वा लेता है और वहां पर से गायब हो जाता है। और हमारा पोंग जॉन जो होता है वो बेचारा उसे ढूंढता रह जाता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे मिस रैन का दिखाया जाता है कि मिस रैन जो होती है अपने साथियों के साथ वहां पर आगे की तरफ बढ़ी होती है और कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो कमीना पोंग जॉन वापस आ जाएगा। तो उसके साथियों से कहता है कि नहीं वो वापस नहीं आएगा, हमने तो उसके जाने के बाद नमक भी बहाया था, यानी कि वो कभी वापस लौट कर ना आ सके। मिस रैन कहती है कि नहीं मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ और करना चाहिए, सिर्फ नमक बहाने से कुछ नहीं होगा, कहीं वो वापस आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हमें यहाँ पर कोई तलिस्मन चाहिए होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर किसी फॉर्चून टेलर को ढूंढना होगा या फिर शामन को ढूंढना होगा जो कि हमें यहाँ पर तलिस्मन बनाकर दे सके या फिर हमें आगे का भविष्य बता सके कि कहीं पोंग जॉन वापस तो नहीं आएगा। तो इसी के साथ ही वॉरलॉर्ड उसे कहता है कि हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, ये देखो यहाँ पर 2 साधु जा रहे हैं, ये लोग तो मुझे देखकर पता चलता है कि ये फॉर्चून टेलर होंगे। तो इसी के साथ ही वो लोग पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहां पर 2 मास्टर्स खड़े होते हैं और दोनों वहां पर साधु का बेस लेकर आए होते हैं और उनसे कहते हैं कि हाँ हम लोग किसी का भविष्य बता सकते हैं, हम लोग भविष्य बताने वाले हैं। लेकिन असल में वो दोनों यहाँ पर सीनियर एल्डर्स होते हैं गोस्ट वैली के, जो कि यहाँ पर पोंग जॉन और यूगैंग को मारने के लिए आए होते हैं, अपने मिशन को पूरा करने के लिए आए होते हैं। क्योंकि उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट जो थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि उनका जो लीडर था उसकी गर्दन मुड़ गई थी और 2 लोग यहाँ पर मारे गए थे। इसी वजह से उन्हें खुद यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने के लिए आना पड़ा। तो मिस रैन कहती है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर सिल्वर साल सेक्टर से हो, तुम लोग यहाँ पर हमारी फॉर्चून टेलिंग कर सकते हो, तो फिर मेरे साथ अंदर आ जाओ, वहां पर तुम्हारी फॉर्चून टेलिंग के स्किल्स देखते हैं और देखते हैं कि तुम लोग यहाँ पर हमारे बारे में फॉर्चून टेलिंग कर पाते हो या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों एल्डर्स यहाँ पर हमारे यूगैंग को मारने के लिए आए, लेकिन यूगैंग तो यहाँ पर है ही नहीं है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट की एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उसी केव का सीन दिखाया जाता है। वो सीक्रेट केव के अंदर 2 मास्टर्स को दिखाता है, एक मास्टर एक डिसाइपल जो होते हैं वहां पर पहुंचते हैं और ये राइटियस मास्टर होता है। तो डिसाइपल अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर ये क्या यहाँ पर तो तबाही मची हुई है। तो उसका मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कोई हमसे पहले यहाँ पर पहुंचकर उसने यहाँ पर आकर सब कुछ ले लिया है, यहाँ तक कि वो यहाँ पर से बीड्स भी उठाकर ले गए हैं। तो ये जो बुढ़ा मास्टर होता है ये राइटियस लाइन्स की तरफ से एक मास्टर होता है, जो कि जिसे 7 हिमली मास्टर्स में से एक कहा जाता है और इसका नाम मास्टर सिंगुन होता है। तो उसका डिसाइपल जिसका नाम जू जैंगिन होता है वो से कहता है कि मास्टर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो उसका मास्टर से कहता है कोई कमीना हमसे पहले यहाँ पर आ गया, हमें यहाँ तक पहुंचने पूरे 3 साल लगे, 3 साल तक हमें इस जगह के बारे में पता ही नहीं चला। और फाइनली जब हमें यहाँ पर इस जगह के बारे में पता चला तो कोई पहले से यहाँ पर आकर हमारे डिवाइन मास्टर की लेगेसी ले गया है, यानी कि यहाँ पर इन्हें लगता है कि ये राइटियस अलायंस के एक मास्टर की पावर्स थी, या फिर वाकई में सच हो सकता है, क्योंकि उस स्पाइडर ने भी यही कहा था कि उसने राइटियस पाथ को चूज कर लिया था। तो मास्टर सैंगिन कहता है कि हमारे डिवाइन मास्टर की लेगेसी की पावर को जो भी यहाँ पर से लेकर गया हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत किया। हमारे राइटियस पाथ की जो भी कल्टीवेशन मेथड्स थे वो सारे हमारे 7 ग्रेट मास्टर्स को मिलने चाहिए थे। और साथ ही वो कहता है कि जब माउंटेन पीक्स के ऊपर फाइट हुई थी, उस माउंटेन पीक्स के बाद हमारे 7 हिमली मास्टर्स जो थे उन्हें लगता है कि डिवाइन मास्टर जो थे मास्टर बेक हिमली डीमन अशुरा को हराने के लिए वहां पर उसे फाइट करने के लिए गए थे। आज से 20 साल पहले की बात है, जब मास्टर बैक जो होता है वो हमारी सीरीज की शुरुआत में दिखाया गया था। जब मास्टर बैक जो होता है उन्हें लगता है कि वो यहाँ पर इसे हरा सकते हैं हिमली डीमन अशुरा को, लेकिन वो हिमली डीमन अशुरा के हाथ से हार गया था, उसके हाथ से मारा गया था, जिसकी वजह से सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि यहाँ पर मास्टर ने जानबूझकर अपनी फुल पावर्स को यूज नहीं किया। तो सभी को यही लगता है कि मास्टर बेक ने हिमली डीमन अशुरा के खिलाफ अपनी अल्टीमेट पावर्स को यूज नहीं किया था। तो सैंगिन भी उनसे कहता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे मास्टर बैक ने कर फुल पावर्स को यूज किया होता तो वो उसे बड़ी आसानी से हरा सकते थे। आज भी यहाँ पर हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका, मास्टर बेक ने वहां पर उस दिन अपनी अल्टीमेट पावर्स को यूज क्यों नहीं किया था। तो मास्टर सैंगिन उसे कहता है
है कि हाँ मुझे भी लगता है कि जहाँ पर अगर मास्टर फुल पावर्स को यूज करते तो आउटकम को कुछ अलग होती। ह्यूमनली डीमन अशूरा वो हार चुका होता और उसके हारने के बाद मास्टर बेक इस वक्त इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महान और लेजेंड मास्टर होते। मास्टर सिंगुन उसे कहता है कि वो कमीने तो जहाँ पर से बीड्स भी उठाकर ले गए, उन्होंने बीड्स को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह है कि हमें जाकर उनको ढूंढना होगा। जहाँ पर भी ये बीड्स बिकेंगे इसका मतलब यह है कि वहीं पर होंगे। जिस भी चोर ने यहाँ पर ये चोरी की है मुझे लगता है कि वो कोई बहुत ही स्किल्ड चोर था। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस तरह के सिर्फ और सिर्फ दो ही चोर हो सकते हैं जो कि शैडोलेस थीव्स हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर सुन चुके हैं। वो दोनों ही चोर काफी ज्यादा कमीने और किसी भी किस्म के बैरियर को तोड़कर अंदर आकर खजाना लेकर जा सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर आकर खजाने को चोरी किया है। तो इसी के साथ ही उसका डिसाइपल उसे कहता है तो मास्टर कहीं ऐसा दुनिया है कि ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट से होंगे। तो वो कहता है नहीं, ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर बनी हुई स्कीम इन्फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई और हो सकता है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि इमीडिएटली मैं चाहता हूँ कि ग्रीन फॉरेस्ट के खिलाफ भी यहाँ पर एक इशू जारी किया जाए। तो वो कहता है मास्टर क्या वाकई में? तो वो कहता है हाँ वाकई मुझे यहाँ पर चोरों को पकड़ना, हर हाल में मुझे उन चोरों को पकड़ना और उनके पास से डिवाइन मास्टर की लेगेसी को वापस लेना और साथ उन बीड्स को भी वापस लेना होगा। तो उसका डिसाइपल उसे कहता है जी मास्टर, जैसा आपने कहा वैसा ही करता हूँ। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है माउंट आउताई का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, स्पेशली किंग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि आज यहाँ पर दिन काफी ज्यादा पीसफुल है, सभी लोग यहाँ पर चले गए हैं और अब ग्रीन फॉरेस्ट दोबारा से पहले जैसी तरक्की कर सकता है। तो उनका एक एल्डर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि शुक्र है कि हमारे पर बड़ी क्लैमिटी नहीं है, हमने बहुत ही कम सैक्रिफाइसेस से यहाँ पर अपनी जान छुड़वा ली और यहाँ पर अब हम लोग दोबारा से प्रॉस्पेर हो सकते हैं। तो किंग उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही कम सैक्रिफाइसेस में अपनी जान बचा ली है और मुझे लगा था कि हम लोग यहाँ पर दोबारा ये दिन नहीं देख पाएंगे, लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर इसमें सर्वाइव कर पाया है। जबकि वारलॉर्ड उनसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अब फिर से हम लोग यहाँ पर अच्छी खासी तरक्की करने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद सभी लोग एक सेकंड के लिए खामोश हो जाते हैं। मिस रैन कहते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था। तो वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि वारलॉर्ड जल्दी से यहाँ पर बकना स्टार्ट करो कि 20 साल पहले क्या हुआ था, तुमने यहाँ पर क्या बात की। तो इसी के साथ किंग उसे बताता है कि 20 साल पहले यहाँ पर कुछ अलग हुआ था। 20 साल पहले डिवाइन मास्टर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आया था, जैसे यहाँ पर डू यू गैंग आया था इसी तरह वो भी यहाँ पर आया था। वो एक राइडियस कल्टिवेटर था। तो यहाँ पर आने के बाद उसने जो तबाही मचाई थी वो सारी हम सभी लोगों को याद है। तो मिस रैन उसे कहते हैं क्या मतलब है, कौन है जो डिवाइन मास्टर, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या वो डिमोनिक कल्ट से था। तो वो उसे कहते हैं नहीं, वो डिमोनिक कल्ट से बिल्कुल भी नहीं था, वो बल्कि इससे काफी ज्यादा अलग था। हालांकि दोनों एक जैसे दिखाई देते थे, यानी दोनों के एम्बिशंस एक जैसे थे। दोनों पहले यहाँ पर जब आए थे बहुत ज्यादा कमजोर थे और उसके बाद जब वो यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर आने के बाद उसका नाम फेमस होना शुरू हुआ, यानी कि उसकी जो फेमसनेस थी वो यहीं पर ग्रीन फॉरेस्ट से शुरू हुई थी। तो किंग कहते हैं कि आज भी मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है, उस वक्त मैं यहाँ का किंग नहीं था, यानी कि मैं उस वक्त यहाँ का सक्सेसर था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया उसने आकर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा करने की इच्छा जताई। तो उसके बाद हमारे सोल्जर्स ने उसका मुकाबला किया, वो अकेला था, उसके साथ पुंगचोन जैसा कोई पावरफुल नहीं था। इसी वजह से हम लोगों ने उससे फाइट की और उससे इतनी बुरी तरह से हमने पीटा कि वो एक क्लिफ के ऊपर एंड के ऊपर जाकर खड़ा हो गया और क्लिफ के ऊपर से अब उसके पास वहां से और कोई रास्ता नहीं था। हमने वहां पर से अपने फेरी रेड पॉइजन के साथ उसके ऊपर अटैक किया और वो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर फैल चुका था और वहां से नीचे गिरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता था नहीं। और जब हमने उसके ऊपर लास्ट एरो शूट किया तो उसी के साथ ही वो वहां पर से नीचे गिर गया। तो हमें तो लगा कि वो क्लिफ के नीचे गिरने के बाद मर गया होगा, लेकिन पता नहीं कैसे जब वो वहां से वापस आया तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, उसके पास कुछ नई मार्शल आर्ट्स और नई पावर्स आ चुकी थी और वो पहले से ज्यादा सेहतमंद लग रहा था। और वापस आने के बाद उसने पूरे ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर सभी लोगों को मार डाला, हमारे बहुत सारे लोग मारे गए। उस वक्त के जो एल्डर्स थे उन सभी को उसने मार दिया था और वहां पर से सिर्फ और सिर्फ 3rd जनरेशन के डिसाइपल्स ही बच पाए थे। तो मिस रैन कहते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि उसे पॉइजन दिया गया और उसके बाद वो जिंदा होकर वापस आ गया, और मुझे लगता है कि यू गैंग के साथ भी तो यही हुआ है, उसे भी हमने पॉइजन देने की कोशिश की और अगर वो वापस आ जाता है तो यहाँ पर आकर तबाही मचाएगा, इसका मतलब यह है कि वापस आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि यू गैंग उस डिवाइन मास्टर की रीइंकार्नेशन है। तो एल्डर उसे कहता है कि नहीं, हम लोग ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते ये उसकी रीइंकार्नेशन है क्योंकि ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। तो मिस रैन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि बीच में इस तरह की बात करो। फादर उसे कहते हैं कि प्लीज रैन शांत हो जाओ। फिर साथ ही उसे कहता है कि दोनों में यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये लड़का उस मास्टर से बहुत ज्यादा अलग है। मास्टर बेक यानी कि डिवाइन मास्टर जो था वो यहाँ पर हमारी ग्रीन फॉरेस्ट की पुनेटिव फोर्स के लिए आया था, उसे यहाँ की हमारी बहुत ही खास पावरफुल फोर्स चाहिए थी, इसी वजह से वो यहाँ पर आया था ताकि वो यहाँ पर आकर हमारी ग्रीन फॉरेस्ट की आर्मी को यूज कर सके। लेकिन उसके बाद उसकी फाइट हुई हिमालय शुरा डीमन के साथ और हिमालय शुरा डीमन की फाइट के दौरान वो उसके हाथ से मारा गया, जिसके बाद से हमारा ग्रीन फॉरेस्ट दोबारा से रीबिल्ड करने में मैंने बहुत ज्यादा योगदान दिया। मैंने यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को दोबारा से प्रॉस्पेर किया और आज यहाँ पर ये लड़का दोबारा से हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। तो एल्डर से कहता है कि इसका मतलब यह है कि यू गैंग को हमारी ग्रीन फॉरेस्ट की पुनेटिव फोर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो उसके पास पहले से यहाँ पर पुंगचोन के होते हुए यहाँ पर किसी किस्म की फोर्स की जरूरत नहीं है। तो किंग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये सभी लोग यहाँ पर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट से आकर शुरुआत क्यों करते हैं। यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ऐसा भी क्या खास है। और साथ ही वो यहाँ पर वारलॉर्ड के मुंह पर थप्पड़ मार
मारता है और उसे कहता है कि मैंने अपना गुस्सा निकालना है। मिस रैन भी उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और उसे कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है। जब एल्ड्रेड जो होता है वो भी अपना हाथ उठाता है, जैसे थप्पड़ मारने लगता है तो वारलॉर्ड उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जब किसी के साथ ही कैल्डर बाहर से भागता हुआ अंदर आता है तो मिस रैन उसे कहती है कि तुमने तो यहाँ पर मुझे डरा दिया, बताओ कि क्या है, इस तरह से अंदर क्यों घुसे हो। तो इसी के साथ ही वो एल्डर उनके सामने एक नोट रखता है और कहता है कि हमारे ऊपर बाउंड्री लगा दी गई है, डिवाइन मास्टर्स ने हमारे ऊपर, यानी कि जो 7 डेडली मास्टर्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर बाउंड्री लगा दी है कि हम लोगों ने यहाँ पर उनसे कुछ छीना है, जिसकी वजह से हमारे ग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर बाउंड्री लगा दी गई है और हमारे ऊपर कोई भी कहीं से भी अटैक करने के लिए आ सकता है, कोई भी आकर हमें मार सकता है। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो एल्डर कहता है ये क्या, लगता है कि वाकई में वही सब कुछ दोहराया जा रहा है, ग्रीन फॉरेस्ट पूरी तरह से तबाह होने वाला है। जबकि उनका एडवाइजर कहता है कि मुझे लगता है कि यू गैंग और पुंगचोन ये उन दोनों का काम नहीं लगता, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर से चले गए हैं। तो किंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि ये डिवाइन फिजिशियन का काम है, क्योंकि डिवाइन फिजिशियन को अभी तक पता चल गया होगा कि हमने उसको यहाँ पर इस सारे केस में फंसाया है और बाकी के सभी लोग उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होंगे, वो भी हमारी वजह से, इसी वजह से हमारे पर अपना गुस्सा निकालने के लिए सब कुछ कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो मिस रैन उनसे कहते हैं अगर यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक ही तरीका है अपने आप को बचाने का, हमें पुंगचोन और यू गैंग दोनों को वापस लेकर आना होगा। जब तक पुंगचोन यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट में रहेगा तब तक कोई भी बाहर वाला आकर हमारे पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ग्रीन फॉरेस्ट के लोग जाकर पुंगचोन यहाँ पे यू गैंग को ढूंढ कर ला सकेंगे या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस रैन जो होती है उन लोगों से कहते हैं कि हमें जाकर पुंगचोन को वापस ढूंढ कर लाना होगा वरना हमारा काम नहीं चलेगा। तो उसी के साथ उसके डैड जो होते हैं वो गुस्से के साथ पहले तो कहते हैं कि ये क्या, हमें दोबारा से उन्हीं लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। फिर साथ ही वो अपनी कुर्सी भी तोड़ देते हैं और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और साथ ही वो उठकर चल पड़ते हैं और कहता है कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो इसी के साथ ही वारलॉर्ड कहता है कि ये क्या, चीफ को क्या हो गया, वो इतने गुस्सा क्यों हो गया और कहां पर जा रहे हैं। तो मिस रैन उसे कहते हैं बेवकूफ, क्या तुम्हें समझ नहीं आई, हम लोग जाकर पुंगचोन और यू गैंग को ढूंढ कर लाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो, चल के उन्हें ढूंढते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक विलेज का दिखाया जाता है जिसे सिनलेस विलेज कहा जाता है, यानी उसके विलेज के बारे में ये फेमस होता है कि वहां पर कोई भी क्राइम नहीं होता, कोई किसी को मारता नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं करता। तो हमारा यू गैंग उस गांव में पहुंच जाता और कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर एक ऐसे गांव में पहुंच आया हूँ जहां पर कोई भी क्राइम नहीं होता और इस गांव के अंदर मेरा स्टार्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा। यू गैंग जो होता है हमारे पुंगचोन को चकमा देकर उस गांव के अंदर पहुंच आया होता है और यू गैंग के पास वहां पर 2 रुपए भी होते हैं और हमारा यू गैंग कहता है कि अब फाइनली मैं यहाँ पर अपने लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इतने पैसों के साथ मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पर पुंगचोन को चकमा देकर भाग रहा हूँ, जंगल में मुझे जानवर पकड़ पकड़ कर खाने पड़ते हैं और जब भी पुंगचोन वहां पर पहुंचता है मुझे आगे भागना पड़ता है और फाइनली इस वक्त मैं गाँव के अंदर पहुंच आया हूँ। अब मैं यहाँ पर अच्छा को खाना खा सकता हूँ। सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाकर कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो हमारा यू गैंग किसी के साथ ही होटल में पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर जो वेटर होता है उसे कहता है कितने पैसों में मुझे क्या मिलेगा। तो वो उसे कहता है कि सर इतने पैसों में तो आपको यहाँ तो एक नूडल का पैक मिल सकता है या फिर आपको यहाँ पर डम्पलिंग्स मिल सकते हैं, तो आप क्या खाना चाहेंगे। तो हमारा यू गैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर नूडल का बाउल ला दो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर लंच टाइम और कोई भी सीट खाली नहीं है, क्या आप यहाँ पर खाली टेबल की बजाय यहाँ पर किसी दूसरों के साथ टेबल शेयर करना चाहेंगे। तो हमारा यू गैंग कहता है हाँ क्यों नहीं। यू गैंग कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि कॉमन लोग खाना खाते वक्त कैसी बातें करते हैं और इस गाँव के लोगों के पास से इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। तो हमारा यू गैंग जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है जहाँ पर 2 लोग पहले से बैठे होते हैं। वो लोग आपस में वहां पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैंने यहाँ पर एक बंदे को देखा है जो कि यहाँ पर 3 मीटर फेंस के ऊपर से जंप कर सकता है। तो वो कहता है कि सभी लोग उसे यहाँ पर फ्रॉड कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो 3 मीटर ऊंची फेंस के ऊपर जंप लगा सकता है। तो दूसरा उसे कहता है कि तुम उसे छोड़ो, क्या तुमने यहाँ पर उस पैडलर के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि एक ठग यहाँ पर आजकल घूम रहा है, एक ठग जो कि यहाँ पर करतब करके दिखाता है। दूसरा उसे कहता है कि नहीं मैंने नहीं सुना। तो पहले वाला उसे कहता है कि वो ठग जो है वो काफी हैवी बॉडी बिल्ड वाला है, उसके पास एक बहुत ही बड़ा और हैवी ब्लेड होता है, यानी एक बड़ी सी तलवार होती है। सभी लोगों के सामने खड़े होकर वो तलवार को अपनी बॉडी के अंदर धंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार वहीं पर टूट जाती है। यही उसका कर्तव्य होता है। वो तलवार जब वहां पर टूट जाती है तो सभी लोग हैरान होते हैं कि इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंसती नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद उसका साथी उसे कहता है कि ये क्या, ये तो बात वाकई में फिर कमाल की हुई ना, तुम इसे ठग कह रहे हो लेकिन ये तो यहाँ पर उसकी बॉडी के बारे में कि वो काफी सा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही उसका पहले वाला बंदा जो उसे कहानी सुना रहा था वो उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसे ठग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पर सभी को बेवकूफ बना
जाता है। असल में उसी की तलवार को उठाकर एक बच्चे ने उसकी तलवार को उठाया, फिर साथ उसकी तलवार को अपनी बॉडी के अंदर दंसाया। जब उसने उसकी तलवार को उठाकर अपनी बॉडी के अंदर दंसाया तो उस लड़के की बॉडी के अंदर भी वो तलवार नहीं दंसती। असल में वो यहाँ पर एक नकली तलवार को यूज करता है, जैसी वो बॉडी के साथ टच होती है वो तलवार टूट जाए। इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर ठग कह रहा हूँ। तो माँ यूसेंग जो होता है वहां पर उनकी बातें सुन रहा था, कहता है देखो जरा यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनो। अब मैं यहाँ पर इस गाँव के अंदर हूँ जहाँ पर कोई भी मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं जानता। अगर यहाँ पर वो बंदा जिस ठग के बारे में बात कर रहे हैं उसे मार्शल आर्ट्स आती तो पोंग जियोन की तरह वो तलवार को अपनी बॉडी के साथ ही तोड़ सकता था। लेकिन खैर यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है। फिर साथ ही यहाँ पर एक लड़का जो होता है उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर एक बंदे के बारे में सुना है जो कि क्लिफ्स के अंदर घूमता फिर रहा है। जब ऐसी वो ये बात करता है तो माँ यूगैंग जो होता है उसे भी एक झटका लगता है, क्योंकि माँ यूगैंग जो है वही तो यहाँ पर इन जंगलों के अंदर घूम रहा था और उसे खांसी लग जाती है। तो उसके साथी से कहता है यंग मैन आराम से खाओ, तुम्हें यहाँ पर इतनी भी क्या जल्दी है। तुम्हारा यूगैंग जो होता है उनसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, जबकि वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, हमने पहले तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, क्या तुम कोई ट्रैवलर हो। तो यूगैंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक ट्रैवलर हूँ, मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम सही समय के पर आए हो, आज ही यहाँ पर एक फीस स्टार्ट होने वाला है जिसे योंगजून स्क्वायर के पर रखा जाता है। अगले 3 दिन तक यहाँ पर हमारे मेयर की तरफ से सभी लोगों को फ्री खाना दिया जाएगा और रहने के लिए जगह दी जाएगी, तुम भी यहाँ पर फ्री का खाना 3 दिन तक खा सकते हो। तो यूगैंग कहता है क्या कुछ अच्छा हुआ है। तो वो कहता है नहीं, हर साल यहाँ पर ये बनाया जाता है, हर साल जो हमारे विलेज का जो मेयर है उस मेयर की बर्थडे मनाने के लिए 3 दिन के लिए यहाँ पर पार्टी दी जाती है और साल के पूरे 3 दिन के लिए यहाँ पर खाना बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी यहाँ पर पेट भरकर खाना खा सकता है। तुम्हारा यूगैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ये गांव तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का मेयर भी काफी अच्छा इंसान है कि वो पूरे 3 दिन तक यहाँ पर सभी को फ्री खाना देगा अपनी बर्थडे पार्टी में। यूगैंग कहता है कि अब जबकि ये लोग अच्छे हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर इस गाँव के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर 3 बीड्स हैं, उनमें से एक बीड को मैं यहाँ पर इस गाँव वालों को दे दूंगा, उसे बेचकर इसके जो पैसे मिलेंगे उससे मैं गाँव वालों की मदद करूंगा। तुम्हारा यूगैंग उनसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ये योंगजून स्क्वायर किस तरफ है, मुझे भी वहां पर जाना है। जबकि यहीं पर से हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है 9 ड्रैगन सेक्टर लीडर की रेजिडेंस का दिखाया जाता है। एक सेक्टर लीडर जो होता है अपने रूम में अपनी वाइफ के साथ सो रहा था जब किसी के साथ उसे वहां पर एक वॉइस ट्रांसमिशन मिलती है। कोई उसे कहता है क्या तुम जाग रहे हो, तो इसी के साथ ही वो कहता है कि ये क्या, मुझे वॉइस कहां से आ रही है। फिर साथ ही दूसरी बार उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उठ जाना चाहिए। तो वो मास्टर कहता है कि ये क्या हो रहा है, लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, इसने इस वक्त यहाँ पर आकर मुझसे कौन वॉइस ट्रांसमिशन में बात कर सकता है और इस वक्त यहाँ पर इंट्रूडर्स भी नहीं आ सकते, वैसे भी हमारे सेक्टर के अंदर कोई भी इस तरह से नहीं आ सकता। फिर साथ ही वो हल्का सा मुस्कुराता है वहां पर सो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है उसकी टांग के अंदर आकर अपनी तलवार दंसा देता है और उसे कहता है बेवकूफ कहे कि जब तुम्हें यहाँ पर आवाज दी जाए तो तुम्हें उठना चाहिए और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर 2 बार आवाज दी थी और तुम यहाँ पर उठे नहीं। तो इसी के साथ वो मास्टर उठता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा पोंग जियोन जो होता है अपनी तलवार को उसकी दूसरी टांग के अंदर भी दंसा देता है और उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में मरना चाहते हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर मेरे ऊपर आगे से अटैक कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछने के लिए आया हूँ और अगर अब तुमने यहाँ पर मेरे सामने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया या फिर मुझसे सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। और इसी के साथ ही यूगैंग जो होता है वहां पर उसे सवाल पूछने लगा है, लेकिन वो लीडर जो होता है वहां पर सोच रहा था क्या है यहाँ पर ये बंदा कौन है, क्योंकि हमारे सेक्टर के आसपास सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर्स के मास्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। एक शाइनिंग स्टार सेक्टर लीडर और दूसरा डिवाइन मून सेक्टर का लीडर है। सिर्फ और सिर्फ वही 2 लोग ऐसे जो कि मेरी ये हालत कर सकते हैं। फिर ये कमीना कहां से आया, क्या ये कोई असैसन है, क्या किसी ने यहाँ पर इसे मुझे मारने के लिए भेजा है। तो इसी के साथ ही वो लीडर उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर डिवाइन मून सेक्टर लीडर ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। तो जैसे वो यहाँ पर इतनी बात करता है यूगैंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना। और साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हारी आंखें निकालूंगा और साथ ही वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ ही लीडर जो होता है वहां पर उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, मेरी आंखें मत निकालना। और साथ ही उसकी वाइफ उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है कि हनी क्या हो गया, क्या तुमने यहाँ पर कोई बुरा सपना देख लिया। लेकिन जैसे वो साइड के ऊपर देखती है हमारा पोंग जियोन जो होता है अपनी हाथ जो होता है उसकी आंखों की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो चीखना शुरू कर देती है। तो हमारा पोंग जियोन जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा जाए कि तुम यहाँ पर चिल्ला सकते हो। और साथ ही हमारा पोंग जियोन उसे थप्पड़ मारता है जिससे उसकी गर्दन मुड़ जाती है और इसी के साथ ही वो लड़की वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो लीडर जो होता है वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर मेरी वाइफ को मार डाला, मेरी जिंदा रहने का क्या मकसद है, तुमने मेरी वाइफ को मारकर मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो हमारा पोंग जियोन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस किस्म के इंसान हो, एक औरत के पीछे यहाँ पर आंसू बहा रहे हो, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। और साथ ही वो उस लड़की से कहता है कि औरत जल्दी से मेरी तरफ घूमो। तो वो लड़की जो होती है वो भी उसकी तरफ घूम जाती है, क्योंकि असल में वो मरी तो है नहीं, सिर्फ उसकी गर्दन को ही टेढ़ा किया गया है। तो इस बात से उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तुमने इसके साथ क्या कर दिया, क्या तुमने इसे यहाँ पर चुड़ैल बना दिया है। तो पोंग जियोन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, अपने आंसू पोंछो, चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने आकर घुटने टेक कर बैठ जाओ। मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछने के लिए आया हूँ, अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हारी आंखें तो निकालूंगा, साथ ही तुम्हारी वाइफ को सही से मार डालूंगा। तो उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर सो रहा था। और उसके बाद पोंग जियोन उसे पीटता है तो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है प्लीज यहाँ पर पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तुम्हारा जो पोंग
पुंगचुन उसे कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर बाकी के दोनों को भी अंदर बुलाने दो, तुम तीनों को एक साथ यहाँ पर सवाल पूछूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो उनसे कहता है कि अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर शाइनिंग स्टार सेक्टर का लीडर और साथ में यहाँ पर डिवाइन मून सेक्टर का लीडर, उन दोनों को भी हमारे पुंगचुन ने बुरी तरह से पीटा होता है और उन्हें भी अपने साथ वहां पर लेकर आया होता है और उन तीनों से कहता है कि चुपचाप यहाँ पर सामने बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा पुंगचुन जहाँ पर इन सभी के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूं। तुम्हारा पुंगचुन जब तीनों लीडर्स को अपने सामने बिठा लेता है तो उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को एक खास इंसान को ढूंढने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो उनमें से एक लीडर उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम उस इंसान को ढूंढकर मार डालें। ये बात सुनते ही हमारा युगैंग कहता है कि तुमने यहाँ पर एक सवाल पूछा है। तो वो कहता है प्लीज प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी आंखें बात निकालना। तुम्हारा पुंगचुन आंखें बांधकर उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो बेचारा उड़ता हुआ दीवार के साथ जाकर टकराता है। तो पुंगचुन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर उस इंसान को मारने की बात करो। अगर तुम सारी जिंदगी उसके पांव चाटते रहो तब भी तुम यहाँ पर उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकते और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो। अब चुपचाप मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें उस इंसान को ढूंढना है। तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हो कि मेरे पास यहाँ पर समय कम है, वरना मैं तुम्हें बुरी तरह से टॉर्चर करता। मुझे अपने लॉर्ड को ढूंढना है, मेरा लॉर्ड कहीं पर चला गया है, वो कहीं पर भाग कर चला गया और तुम्हें यहाँ पर उसको ढूंढना होगा। तो वो लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये कमीना बॉडीगार्ड यहाँ पर अपने लॉर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और इसका लॉर्ड इसे छोड़कर क्यों चला गया। इतना पावरफुल बॉडीगार्ड है फिर भी यहाँ पर इसका लॉर्ड इसे छोड़कर क्यों गया होगा। और तीनों से कहता है कि ठीक है हम लोग उसे ढूंढेंगे, लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे। तो इसी के साथ पुंगचुन अपने पास एक बीड निकालकर उनके सामने फेंकता और कहता है तुम्हें यहाँ पर इस बीड के रिलेटेड जहां पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस बीड के उसी जगह के ऊपर तुम्हें पहुंचना होगा और मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि मेरा यंग मास्टर जो है वो किसी जगह के ऊपर इन बीड्स को बेचने की कोशिश करेगा, उसे पैसे चाहिए होंगे और तुम्हें यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और मुझे बताना है कि ये बीड कहां पर बिका है। तो वो कहता है जी यंग मास्टर। तो हमारा पुंगचुन उनसे कहता है कि अगर तुम में से कोई यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया तो फिर तुम सभी लोग मरोगे और साथ ही तुम्हारा पूरा सेक्टर भी बर्बाद होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है भीड़ का ही दिखाया जाता है कि हमारा युगैंग जो होता है उस भीड़ को बेचने के लिए एक शॉपकीपर के पास जाता है और जाकर उसे कहता है कि क्या तुम इस भीड़ को खरीदोगे। तो उसे देखने के बाद बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये भीड़ तो बहुत ज्यादा कमाल का और बहुत ज्यादा महंगा लगता है, मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी सही कीमत नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरह का महंगा भीड़ कभी नहीं देखा। तुम्हारा युगैंग उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें सस्ते दामों में से बेच दूंगा। तो वो कहता है फिर भी यहाँ पर मैं सस्ते दाम भी तुम्हें नहीं दे पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरे शहर से किसी अप्रेजर को ढूंढ कर लाना होगा जो कि इसकी सही कीमत लगा सके। तो क्या तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकना चाहोगे ताकि हम लोग यहाँ पर इसके लिए एक असली कीमत वाला एक अच्छा खरीदार ढूंढ कर ला सके जो इसकी सही कीमत दे सके। इस गांव में कोई भी यहाँ पर किसी को लूटने की कोशिश नहीं करता क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुमसे सस्ते दामों में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, तुम्हें इसकी सही कीमत मिलेगी। मैं जाकर सिटी मेयर से इस बारे में बात करूंगा और मेयर का बेटा खुद यहाँ पर इस भीड़ को लेकर दूसरे शहर में जाकर वहां पर जाकर कोई अप्रेजर ढूंढ कर लाएगा। और साथ ही वो उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो अगले कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे लगता है कम से कम 5 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम्हारा युगैंग उसे कहता है कि क्या वाकई मुझे 5 दिन के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं मेयर से इस बारे में बात करूंगा और तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा घर रहने को मिलेगा जहां पर तुम हमारे गेस्ट हाउस में फ्री में रह सकते हो, तुम्हें खाना भी वहां पर फ्री में मिलेगा। तो युगैंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये गांव के लोग वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं कंप्लीट स्ट्रेंजर हूं अपनी चीज बेचने के लिए और लोगों ने यहाँ पर मुझे 5 दिन के लिए रुकने के लिए जगह भी दे दी और साथ ही खाना भी फ्री में मिलेगा। तुम्हारा युगैंग उसे कहता है तो फिर मैं अच्छी खबर का वेट करूंगा, मैं जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा युगैंग जो होता है उसे कहता है कि प्लीज इस भीड़ के बारे में जो खबर है उसे सीक्रेट रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरे अलावा यहाँ पर किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, मेरे और आपके और मेयर के अलावा। तो इसी के साथ ही मेयर का सीन दिखाते हैं कि जब मेयर को पता चलता है कि यहाँ पर कोई ये भीड़ बेचने के लिए आया था तो वो उस बंदे से कहता है कि क्या वाकई में श्योर हो कि वो लड़का कोई आम सा लड़का था। तो वो कहता है कि हाँ सर वो लड़का बहुत सा आम सा लड़का था, देखकर लगता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से भाग कर आया और यहाँ पर भीड़ बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता है। और मैंने यहाँ पर अपनी नौकरानी से पर्सनली कहा था उसके नहाते वक्त उसके कपड़ों को चेक करना और उसने ये बात कंफर्म किया है कि उस लड़के के पास 2 और बीड्स हैं, 2 और बीड्स के साथ साथ उसके पास 2 और नाइफ भी हैं, 2 छोटे नाइफ जो कि आमतौर पर लोग अपनी जान लेने के लिए यूज करते हैं। तो वो दोनों नाइफ उसने अपने पास रखे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसे में कोई खतरा है। तो इसी के साथ ही मेयर की वाइफ उसे कहती है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग उस लड़के के पास से चोरी कर सकते हैं, हम तीनों बीड्स उसके पास से ले लेंगे और उसके बाद उस लड़के को वहां पर ठिकाने लगा देंगे, यही लगेगा कि उसने खुद यहाँ पर अपनी जान ली है। तो इसी के साथ ही सिटी मेयर जो होता है वो कहता है तो फिर ठीक है हमें यहाँ पर कुमून को बेचना होगा। तो वो कुमून से कहता है कुमून क्या तुम ये काम कर लोगे। तो कुमून कहता है कि हाँ क्यों नहीं चेयरमैन, मेरे पर छोड़ दे, मैं ये काम जरूर कर लूंगा। और साथ ही कुमून के बारे में बताया जाता है कि कुमून इस वक्त इस सिनलेस विलेज का सबसे ज्यादा ब्रूटल किलर है, ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है जिसने यहाँ पर बहुत सारी चोरी चकारियां की है, जिस इंसान को भी लूटता है उसे बहुत ही अच्छे से ठिकाने लगाता है ताकि किसी को यहाँ पर इस बात के ऊपर शक ना हो सके
कि इस सिनलेस विलेज के अंदर यानी कि इस गांव के अंदर जहां पर कोई क्राइम नहीं होता वहां पर क्राइम्स हो रहे हैं। तो कुमुन उनसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर ये काम करूंगा। गवर्नर उसे कहता है कि जल्दी से फिर से काम करके आज रात ही वापस आ जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर सेफ लॉर्ड लीकवार दे सकूं। ये एक बहुत ही खास किस्म की वाइन है जो मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर पीऊंगा। तो कुमुन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जैसा कि आपने कहा कि उस लड़का के पास यहाँ पर ज्यादा स्किल्स नहीं लगते और वो लड़का किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, तो उसका मतलब यह है कि उसने कोई स्किल सीखे भी नहीं होंगे। मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आसान होने वाला है, मेरे लिए तो यहाँ पर उस लड़के को ठिकाने लगाना भी आसान होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में यू गैंग का दिखाया जाता है कि यू गैंग को उस घर में रुके हुए पूरे 2 दिन हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे 2 दिन हो चुके हैं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर से सीधा हीनान राव में जाऊंगा और वहां पर जाकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। मैं एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ और वहां पर जाकर एक छोटा सा शहर बसाना चाहता हूँ जहां पर गलियों के अंदर बहुत सारे लोग होंगे और सभी लोग वहां पर हंसते गाते मुस्कुराते रहेंगे और मैं सभी के ऊपर नजर रखूंगा और साथ ही अपनी वाइफ के साथ वहां पर खुश रहूंगा। फिर साथ ही यू गैंग अपने रूम के अंदर बैठ जाता है और कहता है लेकिन उसके लिए मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा और पहले मुझे यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पर पुंगचो उनको हरा नहीं पा रहा। उसे हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को पहले से बेहतर बनाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को और भी ज्यादा इनहेंस करना पड़ेगा। तो यू गैंग कहता है कि चलो फिर यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म को मास्टर करके देखते हैं जिससे मैं अपनी सेंसेस को शार्प कर सकता हूँ। और वो एक स्पाइडर वेब की तरह अपनी सेंसेस को वहां पर फैलाता है। तो यू गैंग कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर अपने डैगर के साथ स्पेशल टेक्निक को यूज कर सकता हूँ। तो यू गैंग इसी के साथ अपने डैगर को सामने की तरफ थ्रो करता है तो वो दीवार के अंदर जाकर दंस जाता है। तो यू गैंग कहता है कि यहाँ पर दीवार जो थी वो 6 मीटर दूर थी, लेकिन मैंने दीवार को सेंस कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस पावर के साथ मैं यहाँ पर डैगर को दीवार के अंदर से वापस नहीं बुला सकता और साथ ही वहां पर अपनी अर्जेंट पावर को यूज करते हुए उस वेपन को वापस अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। तो उसे महसूस होता है कि वेपन वहां पर हिल रहा है। तो यू गैंग कहता है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर वेपन को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल कर पाऊंगा। फिर साथ ही दरवाजे पर नॉक होती है। तो यू गैंग कहता है कि अब इस वक्त कौन आ गया होगा। तो यू गैंग कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो। तो इसी के साथ ही नौकरानी अंदर आती है और उसे कहते हैं कि मास्टर मैं यहाँ पर आपको गुड नाइट बोलने के लिए आया और साथ ही यहाँ पर मुझे मास्टर ने स्पेशल आपके लिए भेजा है ताकि मैं यहाँ पर आकर इस बात का ख्याल रख सकूं कि आप यहाँ पर ठीक से सो पा रहे हैं या फिर नहीं। तो यू गैंग सोच रहा था कि ये क्या, मैंने यहाँ पर ये तो मान लिया कि ये लोग मेरी काफी ज्यादा कदर कर रहे हैं क्योंकि मैं एक बाहर वाला हूँ और इनको एक अच्छी और कीमती चीज बेच रहा हूँ, लेकिन क्या वाकई में एक नौकरानी को मेरे साथ सोने के लिए लोगों ने यहाँ पर बेच दिया। तो यू गैंग पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई यहाँ पर मजबूर नहीं कर रहा, तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं सोओगी, तुम जाओ चली जाओ। तो इसी के साथ ही वो नौकरानी उसे कहते हैं लेकिन यहाँ पर गवर्नर ने मुझे इस मोमबत्ती को रखने के लिए भेजा था, ये एक सेंट वाली यानी खुशबू वाली बहुत ही अच्छी मोमबत्ती है जो आपके लिए भिजवाई थी, लेकिन आप यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, किसको किसके साथ सोना है। तो यू गैंग शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है नहीं मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो लड़की जो होती है उसी के साथ ही मोमबत्ती वहां पर रखती है और कहती है कि मास्टर आप तो कुछ ज्यादा ही ठरकी हैं, और इसी के साथ ही वो मोमबत्ती रखकर वहां पर से भाग जाती है। क्योंकि यू गैंग सोच रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या गया है, मैंने यहाँ पर इस लड़की को गलत समझ लिया। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो छोड़ो इस बात को, आज फिलहाल के लिए यहाँ पर दोबारा से ट्रेनिंग करते हैं। और यू गैंग जो होता है उस मोमबत्ती को जला देता है। तो वो मोमबत्ती जो होती है उसके अंदर से जहरीला धुआं निकलने वाला है। तो यू गैंग क्योंकि आपको पता है कि आर्चन टेक्निक को मास्टर करने के लिए जब उसने सिल्क को पिया था उसी वक्त वो हर किस्म के पॉइजन से इम्यून हो गया था। तो उसे जलाने के बाद यू गैंग वहीं पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि ये सेंट वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी महसूस हो रही है, तो इसमें यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और साथ ही कल मुझे जाकर मेयर को थैंक यू भी बोलना चाहिए। फिर साथ ही यू गैंग वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जैसे वो अपने स्पाइडर वेब को वहां पर फैलाता है तो वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि दरवाजा खुला है और ऐसा लगता है कोई मेरी तरफ आके बढ़ रहा है, लेकिन इस बार कौन हो सकता है, क्या वो सर्वेंट है। तो इसी के साथ ही कोई बंदा उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। तो यू गैंग कहता है कि मुझे लगता है कोई यहाँ पर मेरे करीब आकर बैठ गया। वो अपनी आंखें खोलता है सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक बंदा मास्क लगाकर उसके सामने खड़ा होता है। वो यहाँ पर इसके पास बीड्स चोरी करने के लिए आया था क्योंकि उन्हें लगा होगा कि पॉइजन की वजह से वो बेहोश हो चुका होगा, लेकिन यू गैंग के ऊपर तो पॉइजन काम ही नहीं करता, तो इसी वजह से वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 34 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये लोग यहाँ पर यू गैंग के पास दोनों बीड्स को चोरी कर पाएंगे या फिर नहीं।